300 साल पहले एक बहुत बड़ी डिजास्टर ने मैजिकल एनर्जी को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था, जिस वजह से इंसानों और डीमन ट्राइब के बीच एक भयानक वॉर शुरू हो गई। इंसानों की सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी 10 पावरफुल लोगों ने अपनी ग्रेट मैजिक एबिलिटीज को जगाया और बचे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े बड़े जायंट वॉल्स बनाए। इन 10 हीरोज ने इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशंस बनाए, जो ऐसे स्पेशल रोल्स थे जो एक वक्त पर सिर्फ एक ही पर्सन के पास हो सकते हैं, और वही ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर्स बने। फेन युआन सिटी में हर साल होने वाली ऑक्यूपेशन अवेकनिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। लिन फंग नाम का एक लड़का वहां पहुंचता है। वो अपनी व्हीकल से कूदते हुए ड्राइवर अंकल जैंग को थैंक यू बोलता है। लिन फंग वहां की बड़ी बिल्डिंग्स और भीड़ को देखकर हैरान होता है कि इस एनुअल टेस्ट के लिए कितनी हलचल है। इस टेस्ट में सही उम्र के लोग अपने क्लास या ऑक्यूपेशन को अवेकन करते हैं, जो कॉमन से लेकर बहुत रेयर और पावरफुल भी हो सकते हैं। लिन फंग देखता है कि बाकी लोग वहां पुराने हीरोज के स्टैचूज के सामने रो रहे हैं और प्रे कर रहे हैं ताकि उन्हें कोई हाई रैंकिंग ऑक्यूपेशन मिल जाए। वो एक स्टूडेंट को एक सेलेस्टियल मेडन के स्टैचू के सामने रोता हुआ देखकर हंसता है और सोचता है कि लोग पावरफुल बनने के लिए कैसे खुलेआम डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तभी एक बज़कट वाला लड़का लिन फंग के पास आता है और बताता है कि अफवाह है कि इस साल एक नया इनहेरिटेंस प्रोफेशनल आने वाला है जो हीरोज की खाली जगह को भरेगा। ये सुनकर लिन फंग अपनी चिन खुजलाता है और एक कैलकुलेटिंग लुक के साथ सोचता है कि लोगों की ये डेस्परेशन आज उसके बिजनेस को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। अचानक आसमान में मैजिकल फायरवर्क्स होते हैं, जिसका मतलब है कि टेस्ट शुरू हो गया है। स्टूडेंट्स एक मैजिकल पोर्टल से गुजरते हैं अपना रिजल्ट्स देखने के लिए। जबकि कुछ को लो रैंक्स मिलते हैं, तभी गे फे नाम के एक स्टूडेंट का नाम अनाउंस होता है जिसे एस रैंक मिला है और उसका माना लेवल बहुत ज्यादा है। बज़कट वाला लड़का गे फे को जेलसी से देखता है और विश करता है कि काश उसके पास भी उतना माना होता। मौका देखकर लिन फैंग उस लड़के के चेहरे के सामने एक टमेटो रखता है और पूछता है कि क्या उसे ऐसा टमेटो चाहिए जो उसका माना बढ़ा सके। लिन फंग एक सेल्समैन की तरह स्माइल करता है और खुद को एक स्पिरिट प्लांट डॉक्टर बताता है। वो उस टमेटो को 5 गोल्ड कॉइन्स में बेचने का ऑफर देता है और समझाता है कि ये टेम्परेरीली माना को 5% तक बूस्ट कर देगा। अपने स्टॉक का प्रूफ देने के लिए लिन फंग चमकती हुई वेजिटेबल्स का एक बैग खोलता है, जिसमें भूख मिटाने वाले स्वीट पटेटोज, वेट लॉस के लिए क्यूकम्बर्स और अटैक पावर बढ़ाने वाले पटेटोज होते हैं। भीड़ लिन फंग को सस्पिशन की नज़र से देखती है। उन्हें लगता है कि ये कोई स्कैम है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे इफेक्ट्स वाले स्पिरिट प्लांट्स के बारे में नहीं सुना था। उनकी हेजिटेशन देखकर लिन फंग चालाकी से अनाउंस करता है कि स्टॉक लिमिटेड है और जो पहले आएगा वही पाएगा, और पहले कस्टमर को एक फ्री सैंपल ऑफर करता है। बज़कट वाला लड़का अभी भी स्केप्टिकल है। वो टमेटो को अपने मुंह के पास ले जाता है और उसे पसीने आ रहे हैं। आखिरकार वो एक बाइट लेता है। अचानक उसके चारों तरफ गोल्डन एनर्जी फटने लगती है और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाता है कि उसका माना सच में बढ़ गया है और उसकी बॉडी हल्की फील हो रही है। ये मिरेकल देखकर बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। अफवाह फैल जाती है कि ये वेजिटेबल जरूर किसी प्रेस्टीजियस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की होंगी, और सब इसे एक स्पेशल इवेंट मान लेते हैं। तभी एक ब्लॉन्ड लड़का जो सूट में है, वो लिन फंग को विंक करता है और एक डेस्परेट कस्टमर बनने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे पूरा बैग खरीदना है। ये ट्रिक काम कर जाती है और भीड़ फ्रेंजी में चली जाती है। सब एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं ताकि वेजिटेबल्स खत्म होने से पहले खरीद सकें, और कुछ तो क्लेम करते हैं कि उन्हें अभी से बफ्स फील हो रहे हैं। लिन फंग ये सब सेटिस्फैक्शन के साथ देखता है। भले ही वो सिर्फ एक फार्मर है, लेकिन उसकी मैक्स लेवल क्रॉप्स में नेचुरली मैजिकल बफ्स हैं। वो मानता है कि वो मार्केटिंग ट्रिक्स यूज कर रहा है, पर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी रियल है। बाद में भीड़ से दूर लिन फंग एक शॉप के बाहर बैठकर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी वही ब्लॉन्ड लड़का उसके पास आता है, जो उसका सीक्रेट अकॉम्प्लिस है। वो लड़का सीड्स, फर्टिलाइजर और पोशंस का खर्चा बताता है, जो टोटल 257 गोल्ड होता है। लिन फंग उसे पैसे दे देता है और अपना 10 गोल्ड का डेट चुकाता है। पैसे देते वक्त वो कंप्लेन करता है कि हाई ग्रेड फर्टिलाइजर खरीदने की वजह से वो फिर से ब्रोक हो गया है। उसका दोस्त उसे थैंक यू बोलता है और ब्रदर लिन फंग कहकर पूछता है कि अगर ये इतने प्रॉफिटेबल हैं तो वो और ज्यादा प्लांट्स क्यों नहीं उगाता। इस इग्नोरेंट सवाल पर लिन फैंग गुस्से में अपने दोस्त को एक कार्टूनिश तरीके से थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या तुझे लगता है मैजिकल प्लांट्स उगाना आसान है। जाते वक्त उसका दोस्त साय करता है कि दुख की बात है कि लिन फंग जैसा टैलेंटेड बच्चा एक मामूली फार्मर बनकर रह गया। लिन फंग उस पिटी को इग्नोर करता है और उसे घर जाने को कहता है।
अकेला चलते हुए लिनफंग सोचता है कि ये कितनी आयरनी है कि वो बचपन में एक जीनियस था पर उसे सिर्फ एक लो रैंक फार्मर का ऑक्यूपेशन मिला। उसके पिता एक पावरफुल आर्च ड्रूइड थे और माँ एक हर्बलिस्ट, लेकिन उनके कंबाइंड जेनेटिक्स ने एक फार्मर बनाया। फिर भी वो अपनी पीसफुल लाइफ से खुश है। वो खुश है कि वो अपने पिता की तरह किसी बैटलफील्ड पर नहीं मरेगा। शहर में चलते हुए वो रिजॉल्व करता है कि वो अपना फार्म अच्छे से चलाएगा ताकि अपनी माँ को खुश रख सके। अचानक लिनफंग की नाक पर लिक्विड की एक बूंद गिरती है। वो उसे साफ करता है और सोचता है कि साफ आसमान में बारिश कैसे हो रही है। तभी एक आदमी आसमान से गिरता है और चिल्लाते हुए सीधा सड़क पर गिरता है। वो स्ट्रेंजर लिनफैंग के बिल्कुल सामने वायलेंटली क्रैश होता है। वो बुरी तरह इंजर्ड आदमी टूटे हुए इक्विपमेंट से घिरा हुआ डेस्परेटली एक कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करने की कोशिश करता है। डरे हुए लुक के साथ वो इंजर्ड आदमी चिल्लाता है कि इनहेरिटेंस प्रोफेशनल नेक्रोमांसर मोअन ने ह्यूमैनिटी को बिट्रे किया है और वो अपना इनहेरिटेंस डीमन ट्राइब को देने वाला है। इससे पहले कि वो अपनी बात फिनिश कर पाता, एक बहुत बड़ा डार्क मैजिकल एनर्जी का हाथ उस पर गिरता है। लिनफंग पैनिक में देखता है। उसे समझ नहीं आता कि कोई हीरो डीमंस को पावर कैसे दे सकता है। ऊपर एक डार्क वॉइड खुलता है और एक आवाज उस आदमी का मजाक उड़ाती है। पोर्टल से एक सिनिस्टर फिगर बाहर निकलता है। वो मोअन है जो डार्क मैजिक से घिरा हुआ है। वो कंप्लेन करता है कि फॉरबिडन मैजिक के जख्म ने उसकी एस्केप स्लो कर दी और अपना मोटिव बताता है। डीमंस ने उसे इस इनहेरिटेंस के बदले एक अनडाइंग बॉडी देने का वादा किया है। अचानक मोअन नोटिस करता है कि वो अकेला नहीं है। रियलाइज करते हुए कि वो एक मर्डर सीन पर है, लिनफंग वहां से स्नीक अवे करने की कोशिश करता है, लेकिन शैडो मैजिक का एक जायंट क्लॉ उसकी तरफ बढ़ता है। मोअन ठंडी आवाज में पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी। वो एंटिटी लिनफोंग्स का गला पकड़कर उसे लिफ्ट कर लेती है। वो उस आदमी को डीन यूया के रूप में आइडेंटिफाई करता है जिसे उसने मारा, और डिसाइड करता है कि वो लिनफोंग्स के ब्लड और बोन्स को इस मौत को कमेमोरेट करने के लिए यूज करेगा। लिनफोंग्स बेबसी से स्ट्रगल करता है। उसे रियलाइज होता है कि मोआन का माना इतना पावरफुल है कि वहां से छूट पाना मुमकिन नहीं। सर्वाइव करने के लिए डेस्परेट होकर लिनफोंग्स अपने दिमाग में कोई स्किल या आइटम ढूंढता है जो उसे एस्केप करने में मदद करे। उसे याद आता है कि उसकी फार्मिंग टूल मास्टरी मैक्स लेवल पर पहुंच गई है, जिससे उसे फार्मिंग टूल समनिंग नाम की स्किल मिली है, जिसे वो एक वेपन बुलाने के लिए एक्टिवेट करता है। समन किए हुए हो के हैंडल को पकड़कर लिनफोंग्स तब स्ट्राइक करने की तैयारी करता है जब मोआन अपने एरोगेंस में डिस्ट्रैक्ट होता है। एक चिल्लाहट के साथ लिनफोंग्स अपना फार्मिंग टूल वायलेंटली घुमाता है और मोआन के आर्म पर वार करता है और उसे छोड़ने को कहता है। मोआन पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है कि एक मामूली फार्मर ऑक्यूपेशन वाला बच्चा उसे हर्ट करने के काबिल था। इस सरप्राइज अटैक की वजह से मोआन उसे छोड़ देता है और लिनफोंग्स जमीन पर सेफली लैंड करता है। लिनफोंग्स तुरंत उस एनर्जी वेपन को उठाता है जो मरे हुए डीन ने गिराया था। वो जानता है कि यही उसका इकलौता चांस है। वो ट्रिगर दबाता है और मोआन की तरफ ब्लू एनर्जी की एक मैसिव बीम छोड़ता है, लेकिन मोआन बड़ी आसानी से स्वर्ल अब्जॉर्बर टेक्निक से उस अटैक को काउंटर कर देता है और ब्लास्ट को डार्क मैजिक के वॉर्टेक्स में पकड़ लेता है। वो गुस्से में लिनफोंग को देखता है। अचानक आसमान मैजिकल पोर्टल से डिस्टॉर्ट होने लगता है। विलेन को अलार्म में रियलाइज होता है कि एक मैजिक एरे डांसर ने उसे लोकेट करने के लिए ट्रैकिंग फॉर्मेशन सेट कर दिया है। ये जानते हुए कि वक्त कम है और वो इस स्टेट में एस्केप नहीं कर सकता, मोआन डेस्परेटली डिसाइड करता है कि वो लिनफोंग्स की बॉडी स्टील कर लेगा। मोआन डार्क स्पिरिट की एक स्ट्रीक में बदलकर सीधा उस हेल्पलेस फार्मर की तरफ चार्ज करता है। वो डार्क स्पिरिट लिनफोंग के अंदर स्लैम करती है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। जैसे ही लिनफोंग्स के माइंड में पोजेशन शुरू होता है, कंट्रोल के लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है। मोआन घमंड से कहता है कि एक लो रैंक ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसका इन्नेट टैलेंट काफी अच्छा है। वो जवान फार्मर से कहता है कि वो खुद को लकी समझे जो इतने पावरफुल बीइंग के लिए वेसल बन रहा है, लेकिन लिनफोंग डरता नहीं है। वो डिफायंस में स्मर्क करता है और जवाब देता है कि उसने बचपन से अपनी बॉडी को ट्रेन किया है और इंट्रूडर को वॉर्न करता है कि इसे पाने के लिए उसे हार्ड वर्क करना होगा। विलेन उस पर हावी होता है और रेजिस्टेंस का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि लो रैंक ऑक्यूपेशन उस पावर के सामने मीनिंगलेस है जहां तक फार्मर कभी नहीं पहुंच सकता। फिजिकल वर्ल्ड में लिनफोंग कोलैप्स हो जाता है। पोजेशन को फाइट ऑफ न कर पाने की वजह से वो खुद से मानता है कि लक इस बार उसके साथ नहीं है। अपनी हेल्पलेस पोजीशन के बावजूद लिनफोंग को पास में एक शार्प वेपन दिखता है और वो उसकी तरफ पहुंचता है। वो स्पीयर को मजबूती से पकड़ता है। उसकी आंखों में डेस्परेट इंटेंसिटी है। वो डिसाइड करता है कि अगर वो गिरेगा तो वो दोनों को साथ लेकर गिरेगा। लिनफोंग को वेपन अपने ही बॉडी की तरफ मोड़ते देखकर डार्क स्पिरिट पैनिक करती है और चिल्लाती है कि ये तुम क्या कर रहे हो।
बिना किसी हेजिटेशन के लिनफोंग्स वो स्पीयर सीधा अपने चेस्ट में उतार लेता है। ब्लड स्प्लैटर्स होते हैं और वो डिक्लेयर करता है कि वो मोआन को खुद पर पोजेस करने देने के बजाय म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन चुनना पसंद करेगा। जैसे ही उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगती है, लिनफैंग अपने स्वर्गीय पिता के बारे में सोचता है और उम्मीद करता है कि उसे उनसे डांट न खानी पड़े। अपने इस डेस्परेट कदम के बाद लिनफैंग जमीन पर एकदम बेजान पड़ा रहता है। मोआन की डार्क एनर्जी उसके चेस्ट में खून के साथ मिक्स हो रही होती है, लेकिन मौत के बजाय उसके सीने से एक बहुत ही तेज ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट निकलती है जो उस अंधेरे को पूरी तरह दबा देती है। मोआन की स्पिरिट डर से कांप उठती है। वो उस लाइट को देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या इस जवान लड़के का माना एक्सप्लोड हो रहा है। वो गोल्डन लाइट एनर्जी की बड़ी बड़ी जड़ों यानी टेंड्रिल्स का रूप ले लेती है और मोआन की स्पिरिट को चारों तरफ से घेर लेती है। मोआन चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो गोल्डन रूट्स उसे कसकर जकड़ लेती हैं और पूरी तरह से बाइंड कर देती हैं। वे मैजिकल रूट्स तब तक कसती रहती हैं जब तक कि वो डार्क स्पिरिट पूरी तरह से एक ककून में बंद होकर हिलने डुलने के लायक नहीं रह जाती। इस पावर को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो ककून एक धमाके के साथ फट जाता है और मोआन का कब्जा पूरी तरह खत्म हो जाता है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है। कंग्रेचुलेशंस, आपने एक नया टैलेंट हासिल किया है। इनहेरिटेंस ऑक्यूपेशन नेक्रोमांसर। रियल वर्ल्ड में प्रोटैगनिस्ट की आंखें सदमे के साथ खुलती हैं। वो खड़ा होता है और यकीन न करते हुए अपने शरीर को देखता है। उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसके घाव भर चुके हैं। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि उसका अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल है और मोआन उसे पजेस करने में नाकाम रहा। अपने अंदर आए बदलावों को जानने के लिए वो झुकता है और अपना सिस्टम इंटरफेस खोलता है। स्टेटस स्क्रीन उसके एवोल्यूशन को कंफर्म करती है। उसका ऑक्यूपेशन अब एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड वेरिएंट यूनिक में बदल चुका है। उसके स्टैट्स अब आसमान छू रहे हैं, जिसमें स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और लक 300 पर हैं। उसकी स्किल्स में अब फार्मिंग एबिलिटीज के साथ साथ नई नेक्रोमांसर स्किल्स जैसे अनडेड एफिनिटी, अनडेड समनिंग और सोल साइफन जुड़ गई हैं। लिनफैंग अपनी होलोग्राफिक स्टेटस स्क्रीन को देखकर हैरान रह जाता है। वो दंग है कि भले ही वो लेवल 1 पर रीसेट हो गया है, लेकिन उसने अपनी मैक्स लेवल फार्मर क्लास के हाई स्टैट्स को बरकरार रखा है, जो उसे एक बिगिनर के हिसाब से इनक्रेडिबली स्ट्रांग बनाता है। उसका माना भी काफी बढ़ गया है, शायद उस विलन की सोल पावर को अब्सॉर्ब करने की वजह से जिसने उसे पजेस करने की कोशिश की थी। वो कैलकुलेट करता है कि जैसे जैसे वो फिर से लेवल अप करेगा, उसके स्टैट्स एक फार्मर की नॉर्मल लिमिट से कहीं आगे निकल जाएंगे। अपनी नई स्किल्स को स्कैन करते हुए लिनफैंग को अनडेड समनिंग मिलती है। वो थोड़ा स्केप्टिकल है। उसे डर है कि कहीं इसे यूज करने से वो गलती से उस विलन को वापस ना ले आए। अपने कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए उसके एक हाथ में ग्रीन नेचर एनर्जी और दूसरे हाथ में डार्क पर्पल नेक्रोमेंसी एनर्जी उमड़ती है। वो इन दो अपोजिंग एनर्जीज को फ्यूज करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो मर्ज होती हैं, वो सोचता है कि क्या उसका ऑक्यूपेशन स्प्लिट हो गया है या उसे कोई दूसरा ऑक्यूपेशन मिला है। उसका स्किल ट्री कंफर्म करता है कि वो आदमी एक लेजेंडरी अवेकनर था, जिसकी पावर उसकी फार्मिंग स्किल्स के साथ मर्ज हो गई है। चिढ़ते हुए लिनफैंग शिकायत करता है कि इस कंबाइंड एनर्जी का रंग एक गंदा सा पीला क्रैप येलो है। वो सावधानी से विलन की चमकती हुई पर्पल बॉडी के पास जाता है और सोचता है कि क्या दुश्मन सच में मर चुका है। उसके अंदर की डार्क पावर अभी पूरी तरह से काबू में नहीं है। उसे इसे जल्दी ही अपनी पावर में कन्वर्ट करना होगा, वरना उसका फार्मर ऑक्यूपेशन कोलैप्स हो सकता है और उसका दिमाग फिर से निगला जा सकता है। वो पूरी तरह फोकस करता है और अपने हाथ की एनर्जीज को फ्यूज करता है। अपना कंट्रोल पक्का करने के लिए वो अनडेड समनिंग का इस्तेमाल करता है। विलन की चमकती बॉडी रोशनी में बदलकर गायब हो जाती है। दो पावरफुल स्पिरिट्स सामने आती हैं, स्वर्गीय डीन युआ या, जो अब एक अनडेड सेज है, और विलन हियाओ, जो अब एक अनडेड हाउंड है। वो संतुष्ट है कि भले ही उनका लेवल रीसेट हो गया है, लेकिन उनकी एबिलिटीज बरकरार हैं। लेकिन एनफोर्समेंट टीम को करीब आता महसूस कर वो वहां से भागने का फैसला करता है। अपना बैकपैक पहनते हुए वो थोड़ा एंग्शियस महसूस करता है। कोई यकीन नहीं करेगा कि एक फार्मर ने दो पावरफुल बीइंग्स को मार दिया, और अगर सच बाहर आया तो ये उसके लिए एक डिजास्टर होगा। खतरे के बावजूद वो मुस्कुराता है। उसकी प्रायोरिटी अब एक ऐसी जगह ढूंढना है जहां रिसोर्सेज और अच्छी जमीन हो, ताकि वो अपनी नई पावर्स को सेफली टेस्ट कर सके और अपने पिता की थियरीज को सच कर सके। एक दिन बाद अपने फैमिली फार्म पर लिनफंग देखता है कि नेक्रोमांसर का असर अभी भी बाकी है।
पर्पल एनर्जी से घिरे एक पौधे को चेक करते हुए वो देखता है कि उसकी नई पावर से उगी फसलें बहुत अजीब हैं। पौधे के अंदर मैजिक दौड़ रहा है, जिससे वो चमकती हरी पत्तियों और डार्क पर्पल परछाइयों के साथ तेजी से बढ़ रहा है। वो एक बड़े भयानक कैबेज जैसे पौधे में बदल जाता है, जिसके बीच में एक डार्क वॉइड होती है। जैसे ही एक छोटी चिड़िया पास से उड़ती है, उसमें से काली जड़ें निकलती हैं, उसे जकड़ लेती हैं और कांटों वाले एक मुंह के अंदर खींच लेती हैं। लिनफंग इस भयानक चीज को देखकर डर जाता है जिसे उसने बनाया है। वो सोचता है कि अगर किसी ने इस इंसान खाने वाले पौधे यानी मैन ईटिंग प्लांट को देख लिया तो वे समझेंगे कि ये कोई डीमन इन्वेजन है। खतरे को समझते हुए वो उस म्यूटेटेड क्रॉप को किसी के देखने से पहले जल्दी से खोदकर निकाल देता है। उस बैग में बंद पौधे को देखते हुए, जिससे अभी भी अजीब एनर्जी निकल रही है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो सोचता है कि उसके माना ने ऐसा म्यूटेशन कैसे कर दिया। साथ ही उसे इसकी पोटेंशियल का भी एहसास होता है। अगर वो इस पावर को कंट्रोल कर सके तो वो शायद खुद इन म्यूटेशंस को गाइड कर पाएगा। वो अपनी चिन खुजलाते हुए सोचता है कि अब वो आखिरकार वैसी स्पेशल हाई वैल्यू क्रॉप्स बना पाएगा जिसका सपना उसके पिता ने देखा था। ऐसी फसलें जो किसी इंसान के ऑक्यूपेशन को मजबूत कर सकें। बाद में उसके टीवी शो के बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है। एंकर अनाउंस करता है कि नेक्रोमांसर हे श्याओ ने बगावत कर दी है, डीन युआ का मर्डर कर दिया है और अब वो इन भयानक जुर्मों के लिए वांटेड है। रिपोर्ट में वार्निंग दी जाती है कि जो भी उसे पनाह देगा उसे भी उन्हीं चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। लिनफंग गंभीरता से सुनता है और रियलाइज करता है कि अथॉरिटीज उस आदमी को ढूंढ रही हैं जिसकी सोल उसने अब्सॉर्ब कर ली है। उसकी अनडेड पावर्स एक सीक्रेट ही रहनी चाहिए। अपने फार्मिंग टूल्स को देखते हुए वो अपने अनडेड सर्वेंट्स को एक धोखा देने वाला नाम देने का फैसला करता है। वो जानता है कि सच बताने का मतलब मुसीबत होगा। वो एक चालाक सॉल्यूशन निकालता है। वो अपने अनडेड समन्स को फार्म हैंड्स बुलाएगा। उसका मानना है कि एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड होने के नाते उसके पास नौकरों का होना नॉर्मल बात है। बाद में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी का एक ऐड देखता है। डीमन ट्राइब के दबाव की वजह से वे एडमिशंस बढ़ा रहे हैं और सफल होने वाले उम्मीदवारों को रिसोर्सेज, सब्सिडीज और हाई ग्रेड जमीन के साथ एक प्राइवेट मैनर भी दे रहे हैं। इससे उसका प्लान पक्का हो जाता है। एकेडमी की सुरक्षित जमीन और रिसोर्सेज वही हैं जिनकी उसे जरूरत है। उसे अपनी स्पिरिट फार्म लॉर्ड वाली आइडेंटिटी के साथ वहां एडमिशन लेना होगा, क्योंकि वो उसके खतरनाक नेक्रोमैंसर पावर्स की तुलना में हार्मलेस लगती है। लिनफंग भीड़ भाड़ वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी रजिस्ट्रेशन प्लाजा पर पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर वो अपनी डिटेल्स देता है। लिनफंग, उम्र 18, लेवल 1 स्पिरिट फार्म लॉर्ड। इंटरव्यूअर, जिसकी एक गोटी है, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता और मजाक उड़ाता है कि उसने कभी इस ऑक्यूपेशन के बारे में नहीं सुना। वो लिनफंग पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाता है और उसका ऑरा दिखाने को कहता है। लिनफंग बात मानता है और अपने हाथ से एक सर्जिन ग्रीन मैजिकल ऑरा दिखाता है। इंटरव्यूअर एक फार्मर के इस कचरा ट्रैशी ऑरा को देखकर नफरत से मुंह बनाता है और अगले कैंडिडेट के लिए चिल्लाता है। लिनफंग को कहता है कि उसका वक्त बर्बाद ना करें। लाइन में खड़े दूसरे स्टूडेंट्स भी लिनफंग का मजाक उड़ाते हैं। उसके स्पिरिट फार्म लॉर्ड के टाइटल को कचरा कहते हैं और उसे वापस खेतों में जाने को कहते हैं। लिनफंग इस मजाक के बावजूद शांत रहता है। वो समझाता है कि उसका ऑक्यूपेशन एक वेरिएंट है और एक मौके की मांग करता है, ये कहते हुए कि उसके फंडामेंटल्स बहुत सॉलिड है। इंटरव्यूअर सुनने से मना कर देता है और पूछता है कि एक लेवल 1 के कचरे के पास क्या फंडामेंटल्स होंगे। फिर वो सिक्योरिटी को चिल्लाकर लिनफंग को बाहर फेंकने को कहता है। पीछे ना हटते हुए लिनफंग अपनी एडमिशंस गाइड ऊपर करता है। वो रूल्स की तरफ इशारा करता है कि सभी ऑक्यूपेशंस को टेस्ट देने की इजाजत है और प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए उस आदमी की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। इंटरव्यूअर इस धमकी से बेअसर होकर मुस्कुराता है। वो दावा करता है कि कोई दूसरा टीचर भी लिनफंग को एग्जाम नहीं देने देगा। अचानक इंटरव्यूअर लिनफंग के हाथ से फोन छीन लेता है। गुस्से में लिनफंग के चेहरे के करीब आकर इंटरव्यूअर उसे धमकी देता है कि अगर उसने रिपोर्ट की तो वो उसे पछताने पर मजबूर कर देगा। दूसरे स्टूडेंट्स फुसफुसाते हैं कि इंटरव्यूअर कुछ ज्यादा ही कर रहा है। कोई अफवाह उड़ाता है कि इंस्ट्रक्टर ली हाल ही में प्रमोशन में फेल हो गए हैं और अपना गुस्सा कैंडिडेट्स पर निकाल रहे हैं। इन बातों को इग्नोर करते हुए इंस्ट्रक्टर ली भीड़ पर चिल्लाते हैं कि या तो टेस्ट दो या बाहर निकलो। दूसरे स्टूडेंट्स के मजाक को इग्नोर करते हुए लिनफंग शांति से एग्जामिनेशन एरिया के एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है। उसके पीछे इंस्ट्रक्टर ली स्मोक करते हुए ताना मारते हैं और चिल्लाते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, लिनफंग हार मान ले और अपनी अकड़ के लिए माफी मांगे। लिनफंग उन्हें इग्नोर करता है और रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू कहते हुए टेस्ट एरिया के मैजिकल पोर्टल्स में दाखिल हो जाता है।
टेस्ट जोन के अंदर, जो बड़े बड़े पेड़ की जड़ों का एक घना जंगल है, लिनफंग बड़ी फुर्ती से खाली जगहों के बीच से कूदता है। वो शांति से एक बड़ी जड़ पर उतरता है और अपने आसपास का मुआयना करता है। वो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल करके मैजिक हॉर्न रैबिट्स का शिकार करने का फैसला करता है। एक एक करके उनका शिकार करने के बजाय लिनफंग अपने बैकपैक से अपने स्पेशल कैरेट एसेंस पाउडर का एक जार निकालता है, जो हाई लेवल मॉन्स्टर्स को लुभाने के लिए काफी असरदार है। वो उस पाउडर को जायंट रूट्स के एक समतल हिस्से पर बिखेर देता है। लगभग तुरंत ही खुशबू से खिंचा चला आया एक पिंक हॉर्न रैबिट जमीन से बाहर निकलता है। ये देखकर कि उसका लालच काम कर रहा है, लिनफंग अपना स्पेल कास्ट करता है और अपने 2 अनडेड सर्वेंट्स को समन करता है। डीन यू या की स्पिरिट, जो अब अनडेड सेज है, और हाई शाओ, जो अनडेड हाउंड है, कवच पहने हुए प्रकट होते हैं। लिनफंग उन्हें बताता है कि खरगोशों का इंतजार करना बहुत स्लो है। वो उन्हें कमांड देता है कि जब तक कोई देख न रहा हो तब तक वहां आने वाले हर मैजिक हॉर्न रैबिट को खत्म कर दिया जाए। दोनों पावरफुल अनडेड एंटिटीज तुरंत अपनी छिपने की जगह से बाहर निकलते हैं। हाई शाओ, जो पर्पल आर्मर्ड स्पिरिट है, अपनी डार्क एनर्जी स्वॉर्ड घुमाता है और हवा में ही कई खरगोशों के टुकड़े कर देता है। दूसरी तरफ उआ, जो ब्लू आर्मर्ड स्पिरिट है, अपनी मैजिक से दर्जनों खरगोशों को तैरते हुए पानी के बुलबुलों यानी वाटर बबल्स में कैद कर लेता है। इस शिकार को देखते हुए लिनफंग उनकी एफिशिएंसी देखकर दंग रह जाता है। भले ही वे लेवल 1 पर हैं, लेकिन ये दोनों पूर्व मास्टर्स बहुत ही पावरफुल अनडेड एसिड साबित हो रहे हैं। तभी एग्जाम की टाइम लिमिट खत्म होने की घंटी बजती है। इंस्ट्रक्टर ली अनाउंस करते हैं कि सभी कैंडिडेट्स आगे आएं और अपने रैबिट हॉर्न्स जमा करें। रिजल्ट्स बहुत ही निराशाजनक होते हैं। इंस्ट्रक्टर ली उन स्टूडेंट्स को बुरी तरह डांटकर फेल कर देते हैं जिनके पास सिर्फ 2 या 3 सींग थे, और सोचते हैं कि खरगोश इतने कम क्यों थे। वो 4 सींग वाले एक स्टूडेंट से कहते हैं कि वो खुशकिस्मत है क्योंकि कईयों को तो एक भी नहीं मिला। जब लिनफंग की बारी आती है तो इंस्ट्रक्टर ली फिर से बदतमीजी पर उतर आते हैं और ताना मारते हैं कि इस कचरे को शायद एक भी सींग नहीं मिला होगा। जवाब में लिनफंग बस मुस्कुराता है और अपने हाथ से एक ग्रीन मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। अचानक उस मैजिक सर्कल से पिंक रैबिट कॉप्सेस का एक पहाड़ गिरने लगता है, जिससे इंस्ट्रक्टर ली और उनकी डेस्क पूरी तरह दब जाते हैं। इंस्ट्रक्टर ली और उनका असिस्टेंट डर के मारे चिल्लाते हैं क्योंकि खरगोशों का ढेर उन्हें निगल जाता है। लिनफंग उस ढेर की तरफ देखकर खुशी खुशी कहता है कि ये 500 मैजिक हॉर्न्स हैं, क्या इंस्ट्रक्टर उन्हें गिनना चाहेंगे? इंस्ट्रक्टर ली किसी तरह ढेर से बाहर निकलते हैं और गुस्से में हकलाते हुए कहते हैं कि 500 सींग इम्पॉसिबल हैं और लिनफंग पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं। इससे पहले कि बहस बढ़े, एक कड़क आवाज ली को एक बच्चे को परेशान करने के लिए डांटती है। एक लंबे बुजुर्ग आदमी, जिनकी आंखों पर एक मोनिकल है, वहां प्रकट होते हैं, जिन्हें ली डरते हुए डायरेक्टर के रूप में पहचान लेता है। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें दखल देना पड़ा क्योंकि उन्हें डर था कि बिना एथिक्स वाले किसी इंसान की वजह से उनके पालतू खरगोश खत्म हो रहे हैं। डायरेक्टर ली को सख्ती से देखते हैं, उसकी बात को खारिज करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि लिनफंग ने टेस्ट पास कर लिया है। लिनफंग सम्मान के साथ अपना सिर झुकाता है और डायरेक्टर को उनके इंसाफ के लिए शुक्रिया कहता है। डायरेक्टर अपने मोनिकल से झांकते हुए कहते हैं कि लिनफंग बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये सुनकर लिनफंग को ठंडे पसीने आने लगते हैं और उसकी आंखें फड़कने लगती हैं। वहां से चलते हुए वो एंजाइटी से भर जाता है। उसे लगता है कि कहीं डायरेक्टर ने उसके अंदर छुपी नेक्रोमांसर पावर को भांप तो नहीं लिया और उसकी पोल तो नहीं खुल गई। डायरेक्टर गंभीरता से उस जवान स्टूडेंट से प्रोफेसर लीनी के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछते हैं। लिनफंग राहत की सांस लेता है। उसे समझ आता है कि डायरेक्टर सिर्फ उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहे थे, उसकी सीक्रेट एबिलिटीज के बारे में नहीं। मुस्कुराते हुए लिनफंग कंफर्म करता है कि लिनियर उसके पिता हैं और पूछता है कि क्या डायरेक्टर उन्हें जानते थे। डायरेक्टर का डरावना अंदाज गायब हो जाता है, ये जानकर कि लिनफेंग उनके पुराने दोस्त का बेटा है। वो गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं और उसे एनरोल करने में मदद का ऑफर देते हैं। हालांकि गुलाबी बालों और चश्मे वाली एक महिला जोर से खांसती है ताकि उन्हें याद दिला सके कि स्टूडेंट्स और स्टाफ उनके इस खुलेआम पक्षपात यानी फेवरेटिज्म को देख रहे हैं। दूसरे स्टूडेंट्स डायरेक्टर के अचानक बदले हुए मूड को देखकर फुसफुसाते हैं, पर डायरेक्टर इसे हंसी में उड़ा देते हैं। जाने से पहले डायरेक्टर लिनफेंग को भतीजा बुलाते हैं और वादा करते हैं कि एडमिशन के बाद वो खुद उसे एकेडमी का टूर करवाएंगे। जैसे ही डायरेक्टर हवा के जादू के साथ गायब होते हैं, लिनफेंग घबरा जाता है। उसे वो पावरफुल आदमी थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है। डायरेक्टर के जाने के बाद गुलाबी बालों वाली महिला कमान संभालती है। वो पास होने वाले स्टूडेंट्स को अपने पीछे आने को कहती है और बाकियों को अगली बार कोशिश करने का हौसला देती है। बाद में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी के इन्वेस्टिगेशन रूम में एक सीरियस मीटिंग चल रही है। एक डरावने चेहरे वाला आदमी एक बोर्ड के सामने खड़ा है जिस पर मरे हुए डीन यू या और विलन ही शियाओ की फोटो लगी हैं।
वो सुझाव देता है कि डीन को ही शियाओ के राज का पता चल गया था, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई हुई थी। इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि भले ही उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला, लेकिन किसी मास्टरमाइंड ने ही शियाओ का इनहेरिटेंस टैलेंट चुरा लिया है। वो एक्साइटमेंट में कहता है कि उन्हें बस उस इंसान को ढूंढना है जिसके पास नेक्रोमैंसर टैलेंट है, और सच सामने आ जाएगा। टेबल पर बैठा एक नीले बालों वाला आदमी चिढ़कर उस डरावने आदमी टूका से कहता है कि केस का क्रेडिट लेने के लिए बेबुनियाद बातें करना बंद करे। ये देखकर कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा, टूका मेज पर हाथ मारता है और चिल्लाता है कि वो खुद सबूत ढूंढेगा, और वहां से गुस्से में निकल जाता है। उसके जाने के बाद उसके सहकर्मी कहते हैं कि ड्यूक का आदमी होने की वजह से टूका को कंट्रोल करना मुश्किल है। अचानक डायरेक्टर विंड मैजिक के साथ प्रकट होते हैं। वो टूका के जाने को नजरअंदाज करते हुए कहते हैं कि एकेडमी एलीट्स की ट्रेनिंग के लिए है, पॉलिटिक्स के लिए नहीं, और अपने स्टाफ को ऑर्डर देते हैं कि विलन ही शियाओ जहां दिखे उसे मार दिया जाए। डायरेक्टर सख्ती से साफ करते हैं कि जो कोई भी नेक्रोमैंसर स्किल्स का इस्तेमाल करेगा, भले ही वो ही शियाओ ना हो, उसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए। अनजाने में उन्होंने लिन फैंग को मौत की सजा सुना दी थी। एकेडमी के रीटेस्ट मिशन हॉल में एक बड़ा नीला मैजिकल पोर्टल एक्टिव है। गुलाबी बालों वाली इंस्ट्रक्टर रीटेस्ट का ऐलान करती हैं। नए स्टूडेंट्स को 3 घंटे के भीतर लेवल 5 डेमोनिक बीस्ट लेयर डंजन को क्लियर करना होगा। स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और शिकायत करते हैं कि उनके करंट लेवल के हिसाब से लेवल 5 का डंजन बहुत मुश्किल है। इंस्ट्रक्टर उन्हें दिलासा देती हैं कि वे 5 लोगों तक की टीम बना सकते हैं। हॉल में शोर मच जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स हाई लेवल प्लेयर्स के साथ टीम बनाने के लिए भाग दौड़ करने लगते हैं। इस अफरा तफरी के बीच लिन फॉन्ग अकेला खड़ा होकर अपना इंटरफेस देख रहा है। तभी उसे कोई अपनी तरफ आता हुआ दिखता है। गुलाबी बालों और 2 जूड़ों वाली एक जवान लड़की जो लेवल 7 मैजिक यूजर है, उसके पास आती है। उसने प्रिलिमिनरी टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस देखी थी और उसे पावरफुल समझकर टीम बनाने का ऑफर देती है। लिन फॉन्ग ऑफर के बारे में सोचता है। हालांकि एक लेवल 7 मेज बहुत पावरफुल होती है, लेकिन वो किसी टीममेट के सामने अपनी सीक्रेट नेक्रोमैंसर एबिलिटीज के एक्सपोज होने का रिस्क नहीं ले सकता। वो बड़ी विनम्रता से मना कर देता है और कहता है कि वो अकेला जाना पसंद करेगा। लड़की उसकी बात मान लेती है और उसे गुड लक विश करती है। लिन फंग फिर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है। गुलाबी बालों वाली इंस्ट्रक्टर उसे हैरानी से देखती हैं और पूछती हैं कि क्या वो वाकई अकेले इतने मुश्किल डंजन में जा रहा है। वो उसे एक स्क्रॉल देती हैं और अंदाजा लगाती हैं कि शायद उसे ब्लैक बियर्स गॉल का सोलो क्लियर रिवॉर्ड चाहिए। वो उसे सावधानी बरतने की सलाह देती हैं। लिन फंग कॉन्फिडेंस के साथ स्क्रॉल लेता है और वार्निंग के लिए शुक्रिया कहता है। डेमोनिक बीस्ट लेयर के गेट पर एक पत्थर के मुंह के अंदर नीला पोर्टल चमक रहा है जिसे गार्ड्स संभाल रहे हैं। जैसे ही लिन फंग पोर्टल के पास पहुंचता है, 2 गार्ड्स उसे रोकते हैं और उसके टीममेट्स के बारे में पूछते हैं। लिन फंग शांति से कहता है कि वो अकेला है। एक परेशान गार्ड समझाता है कि एक इंसान के लिए लेवल 5 डंजन बहुत खतरनाक है और उसे टीम ढूंढने की सलाह देता है। बिना घबराए लिन फंग अपना मिशन स्क्रॉल दिखाता है और कहता है कि रूल्स अकेले जाने की इजाजत देते हैं। गार्ड्स को एहसास होता है कि वो रिवॉर्ड के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। वे कहते हैं कि उसमें दम तो है, पर क्या उसके पास जिंदा बचने की ताकत है? उसकी हिम्मत देखकर गार्ड्स हट जाते हैं और उसे गुड लक कहते हुए अंदर जाने देते हैं। डंजन के अंदर एक अंधेरी गुफा है जो अजीब बैंगनी अंडे जैसे पत्थरों से भरी हुई है। लिन फंग रोशनी से बाहर निकलता है। वो एकदम शांत और तैयार है। 2 बड़े कांटेदार छिपकली जैसे मॉन्स्टर्स प्रकट होते हैं। लिन फंग जो अब लेवल 6 पर है, जानता है कि ये लेवल 3 और 4 के मॉन्स्टर्स अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है। वो अपने स्पिरिट्स को समन करता है जो पलक झपकते ही उन छिपकली मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। वो आगे देखता है तो दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। उसे एक बड़ा घोंसला दिखता है जो चमकती लाल आंखों से भरा है। इस झुंड का सामना करने के लिए वो समन करने का एक नया तरीका आजमाने का फैसला करता है। लिन फंग अनडेड समनिंग एक्टिवेट करता है और उन मरी हुई छिपकलियों के आसपास जमीन से पर्पल लाइटनिंग निकलने लगती है। वे मरे हुए मॉन्स्टर्स फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन अब उनकी बॉडी स्पेक्ट्रल ब्लू फायर और डार्क एनर्जी से बनी है। एक जनरल की तरह लिन फंग घोंसले की तरफ इशारा करता है और अपने नए गुलामों को हमला करने का हुक्म देता है। अनडेड और जिंदा मॉन्स्टर्स के बीच एक भयानक जंग शुरू हो जाती है। लिन फंग और उसके एलीट स्पिरिट्स देखते हैं कि ये नए समन किए हुए जीव अग्रेसिव तो हैं, पर उनमें दिमाग नहीं है। वे सिर्फ सिंपल कमांड्स ही फॉलो कर सकते हैं। जंग देखते हुए लिन फंग नोट करता है कि इन समन्स में माना बहुत कम खर्च होता है। अपनी फार्मर फितरत की वजह से वो सोचने लगता है कि क्या उन्हें खेत के छोटे मोटे कामों के लिए ट्रेन किया जा सकता है। लिन फंग अपने 2 एलीट स्पिरिट्स को हमले का हुक्म देता है और वे तुरंत जंग में कूद पड़ते हैं।
ही शाओ जो अनडेड हाउंड है, अपनी ताकत दिखाते हुए एक ही वार में एक मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यू या जो अनडेड सेज है, अपनी मैजिक पर फोकस करता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे कई मॉन्स्टर्स तैरते हुए पानी के बुलबुलों में फंस जाते हैं। जैसे ही उसके एलीट स्पिरिट्स काम करते हैं, लिन फंग का दिमाग फिर से खेती की तरफ चला जाता है। उसे एहसास होता है कि मॉन्स्टर स्पिरिट्स के उलट इंसानी रूप वाले अनडेड अपनी बुद्धि और स्किल्स को बरकरार रखते हैं, जिसका मतलब यह है कि वे फ्यूचर में खेत के मुश्किल काम संभाल सकेंगे। अनडेड और जिंदा मॉन्स्टर्स की जंग और तेज हो जाती है। उसकी आर्मी की एफिशिएंसी की वजह से एक नोटिफिकेशन आता है कि लिन फंग लेवल 7 पर पहुंच गया है। अपने स्पेक्ट्रल गुलामों से घिरा हुआ लिन फंग उस इलाके को क्लियर करने में उनकी एफिशिएंसी की तारीफ करता है। वो डंजन में और गहराई में उतरता है और ये देखकर खुश है कि सिर्फ आधे घंटे में वो बॉस रूम तक पहुंच गया है। अंदर भारी मेटल की जंजीरें बहुत ज्यादा खिंचाव की वजह से खड़खड़ा रही हैं। एक विशाल भालू मॉन्स्टर दहाड़ता है और उन जंजीरों से छूटने के लिए छटपटाता है। बॉस का सामना करते हुए लिन फंग बिना किसी डर के मुस्कुराता है और डिसाइड करता है कि अपनी कंबाइंड कॉम्बैट पावर को टेस्ट करने का यह सबसे सही वक्त है। वो एक कमांडर की तरह आदेश देता है। हाई शियाओ को सामने से बॉस से उलझने के लिए कहता है और यूए को उसे श्रापों से कमजोर करने का ऑर्डर देता है। वो छोटे यूनिट्स को बॉस के जोड़ों और आंखों पर हमला करने को कहता है। विशाल भालू पर हर तरफ से हमलों की बौछार होने लगती है। जब उसके समन्स काम कर रहे होते हैं, लिन फंग कोने में एक पिकनिक मैट बिछाकर आराम से बैठ जाता है। वो एक मैना रिकवरी बेरी खाता है और एक दर्शक की तरह जंग देखता है, इस बात से संतुष्ट कि उसकी टीम का तालमेल सुधर रहा है। जंग जब अपने चरम पर पहुंचती है तो अनडेड हाउंड हाओ बड़ी फुर्ती से उस जानवर के जंजीर वाले हमलों से बचता है। वो स्पिरिट डार्क एनर्जी इकट्ठा करता है और एक आखिरी तबाही मचाने वाला वार चार्ज करता है। हमला सीधा लगता है और एनर्जी का एक बहुत बड़ा धमाका डंजन बॉस को पूरी तरह से तबाह कर देता है। बॉस के हारते ही एक नोटिफिकेशन लिन फंग को बताता है कि वो लेवल 8 पर पहुंच गया है। लिन फंग बॉस द्वारा गिराए गए लूट को चेक करने जाता है। वो दुर्लभ ब्लैक बियर्स गॉल को उठाता है, जो सोलो क्लियर रिवॉर्ड है। वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता और शिकायत करता है कि 10 पॉइंट का कॉन्स्टिट्यूशन बूस्ट उसकी जादुई फसलों के बफ्स के सामने बेकार है। इसके बाद सिस्टम उसके डंजन रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करता है और उसके 2 यूनिक ऑक्यूपेशंस फार्मिंग और नेक्रोमैंसर को डिटेक्ट कर लेता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसके सामने एक के बजाय 2 रिवॉर्ड चेस्ट प्रकट होते हैं। ये महसूस करते हुए कि ड्यूअल ऑक्यूपेशंस का मतलब डबल रिवॉर्ड है, लिन फंग मुस्कुरा देता है। वो सोचता है कि क्या ये लूप होल फार्मिंग पर भी लागू होता है और क्या इससे उसकी फसल की पैदावार भी दोगुनी हो सकती है। बाद में लिन फंग पोर्टल से बाहर निकलता है। वो एकदम शांत दिख रहा है। पास ही खड़े थके हुए और घायल स्टूडेंट्स उसे फटी आंखों से देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उसने अकेले इसे क्लियर कर लिया है। स्टूडेंट्स इसे मानने से मना कर देते हैं। उसे साफ सुथरा और बिना किसी चोट के देखकर वे गुस्से में उस पर डंजन के अंदर छिपने का आरोप लगाते हैं और दावा करते हैं कि बिना घायल हुए मॉन्स्टर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। उन्हें इग्नोर करते हुए लिन फंग पोडियम की तरफ बढ़ता है और अपना मिशन स्क्रोल गुलाबी बालों वाली इंस्ट्रक्टर को देता है। जैसे ही इंस्ट्रक्टर स्क्रोल खोलती हैं, उन्हें एक चमकता हुआ हरा चेक मार्क दिखता है जो कंफर्म करता है कि मिशन सफल रहा। इंस्ट्रक्टर दंग रह जाती हैं कि एक स्टूडेंट ने वाकई सोलो टेस्ट पास कर लिया, जिसे वो नामुमकिन मानती थीं। उनकी खामोश हैरानी के जवाब में लिन फंग सिर्फ एक विनम्र और कॉन्फिडेंट स्माइल देता है। इंस्ट्रक्टर उसका मिशन स्क्रोल ले लेती हैं, लेकिन उसे सख्ती से लेक्चर देती हैं। वे चेतावनी देती हैं कि अकेले डंजन क्लियर करना बहुत रिस्की था, क्योंकि एक नए स्टूडेंट की मौत एकेडमी के लिए एक बहुत बड़ी पीआर प्रॉब्लम बन सकती थी। लिन फंग एक विनम्र स्टूडेंट की तरह बर्ताव करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि वो उनकी चिंता को समझता है। संतुष्ट होकर वो उसे बताती हैं कि आखिरी इंटरव्यू ऑडिटोरियम में है, लेकिन उसे पहले आराम करने की सलाह देती हैं क्योंकि वो यकीनन थक गया होगा। जैसे ही लिन फंग ऑफिस से बाहर निकलता है, वो एक कांच की दीवार के पास से गुजरता है। उसे पता नहीं चलता कि कॉरिडोर से 3 मेल स्टूडेंट्स उसे शिकारी नजरों से देख रहे हैं। ऑफिस में इंस्ट्रक्टर अपना चश्मा ठीक करती हैं।
उन्हें गलतफहमी है कि लिनफंग मुश्किल से बचकर निकला है और उम्मीद करती हैं कि उसने इतनी जल्दबाजी ना करने का सबक सीख लिया होगा। लिनफंग एकेडमी ग्राउंड के एक शांत और पेड़ों वाले रास्ते पर अकेला चल रहा होता है। अचानक उसके सेंस उसे खतरे की वार्निंग देते हैं। वही 3 स्टूडेंट्स झाड़ियों के पीछे एक बड़े बोरे के साथ उसका पीछा कर रहे हैं और उसे घेरने का प्लान बना रहे हैं। लिनफंग चलना बंद कर देता है। पीछे मुड़े बिना उसके हाथ में मैजिक एनर्जी घूमने लगती है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। झाड़ियों में छिपे हुए हमलावर हिचकिचाते हैं, वे फुसफुसाते हैं और डरते हैं कि उसने सोलो डंजन क्लियर किया है, लेकिन फिर सोचते हैं कि वो लेवल 10 से कम है और थका हुआ होगा। वे फैसला करते हैं कि वे उसे हरा सकते हैं। लालच उन पर हावी हो जाता है और उनका लीडर तय करता है कि वे अपनी संख्या का फायदा उठाकर उसका रिवॉर्ड छीन लेंगे। वे चिल्लाते हुए झाड़ियों से बाहर निकलते हैं और लिनफंग को रुकने को कहते हैं। लिनफंग धीरे से मुड़ता है, उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो शांति से पूछता है कि क्या वे उस पर चिल्ला रहे हैं। तीनों बुलीज उसे घेर लेते हैं और अपना मैजिक एक्टिवेट करते हैं। वे उसकी किस्मत का मजाक उड़ाते हैं और मांग करते हैं कि वो डिमोनिक बियर गॉल और स्किल स्क्रोल उनके हवाले कर दे। वे उसे एक मामूली किसान, लोली फार्मर की तरह अपनी औकात में रहने को कहते हैं। लिनफंग अपना गाल खुजलाता है और थोड़ा कंफ्यूज दिखता है। वो पूछता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स में से उन्होंने उसे ही क्यों चुना। एक भद्दे दांतों वाला बुली उसके बहुत करीब आ जाता है। वो उंगली दिखाकर पूछता है कि क्या लिनफंग अनजान बनने का नाटक कर रहा है। वे समझाते हैं कि उन्हें वो डिमोनिक बियर गॉल हर हाल में चाहिए जो परमानेंटली 10 कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा देता है। वे दावा करते हैं कि एक किसान के पास इसका होना बर्बादी है। लिनफंग के दिमाग में एक सिस्टम ग्राफिक दिखता है जो बताता है कि रेयर डिमोनिक बियर गॉल 10 कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वहीं उसके खुद के उगाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन तरबूज भी 10 कॉन्स्टिट्यूशन ही देते हैं। लिनफंग उन्हें दया और मजाक भरी नजरों से देखता है। वो सोचता है कि ये लोग उस खजाने के लिए एकेडमी से निकाले जाने का रिस्क ले रहे हैं जो उसके घर के पिछवाड़े में आसानी से उगने वाले तरबूजों से बेहतर नहीं है। मुकाबला एक अनपेक्षित मोड़ लेता है। अपने हमलावरों के साथ खेलने का फैसला करते हुए लिनफंग वो चमकता हुआ डिमोनिक बियर गॉल बाहर निकालता है और पूछता है कि क्या वे यही चाहते हैं। लालच में अंधा होकर वो बुली उसे छीनने के लिए हाथ बढ़ाता है और चिल्लाता है कि उसे वो दे दे, लेकिन इससे पहले कि वो उसे छू पाता, उनके बीच मैजिक फायर का एक धमाका होता है। झटके से आग की लपटों की वजह से वे तीनों बुलीज पीछे हटने को मजबूर हो जाते हैं। जैसे ही धुआं साफ होता है, गुलाबी बालों और जूड़ों वाली वही लड़की लिनफंग को बचाने के लिए सामने आ जाती है। अपनी स्टाफ बुलीज की तरफ तानते हुए वे उन्हें डांटती है और वार्निंग देती है कि आपस में लड़ना मना है और इसकी वजह से वे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन बुली लीडर इससे बिल्कुल नहीं डरता। वो उसे इंक के रूप में पहचानता है और बदतमीजी से कहता है कि इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं है। इंग गुस्से में पलटकर जवाब देती है कि वो उनकी बुलिंग बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अब ये उसका मामला है। वो अपना स्टाफ घुमाती है जिससे घूमता हुआ फायर मैजिक पैदा होता है। वो उन्हें आखिरी चेतावनी देती है, या तो अभी चले जाओ या वो उनकी रिपोर्ट कर देगी। बुली लीडर बेपरवाह होकर मुस्कुराता है। वो ताना मारता है कि रिपोर्ट करने के लिए उसे पहले मौका चाहिए होगा क्योंकि वो इस बेकार किसान को बचा रही है। वो कहता है कि वे उसे भी पीटेंगे। वो अपने गुर्गों को चिल्लाता है और वे तीनों अपनी तलवारें और कुल्हाड़ी निकालकर इंग और लिनफोंग पर हमला कर देते हैं। लिनफोंग पीछे से बड़े ही बेरुखे अंदाज में सब देखता है। वो कैलकुलेट करता है कि इंग, जो लेवल 7 पर है, इन कमजोरों को अकेले संभालने के लिए काफी है। तीनों को हमला करते देख इंग उनकी गंदी चालों को कोसती है। वो लिनफोंग की तरफ मुड़ती है ताकि वे टीम बनाकर लड़ सकें, लेकिन उसे तब गहरा सदमा लगता है जब वो देखती है कि लिनफोंग पहले ही दूसरी दिशा में सरपट भाग रहा है, उसे अकेला छोड़कर। भागते हुए लिनफोंग डिमोनिक बियर गॉल को हवा में उसकी तरफ उछाल देता है। इंग अनजाने में उस चीज को पकड़ लेती है। लिनफोंग पीछे मुड़कर आंख मारता है, विंक। वो मदद के लिए उस अजनबी का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अब यह खजाना उसका है, जिससे वो बुलीज का नया टारगेट बन जाती है। इंग हैरानी में जमी रह जाती है। उसे समझ आता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। खजाना उसके हाथ में देखकर बुलीज अब उस पर हमला कर देते हैं। वो मन ही मन शिकायत करती है कि हीरो बनने के बजाय उल्टा उसे ही लूटा जा रहा है। बाद में एक रेस्टोरेंट में लिनफोंग गले में तौलिया डाले बैठा है। वो स्किल स्क्रोल को चेक करता है जो उसने लूटा था, पर वो उसे अपने लिए बेकार लगती है। वो सोच में डूबा रहता है जब तक कि उसे अपनी डुअल एबिलिटीज, दोहरी शक्तियों के बारे में अचानक कुछ याद नहीं आता। अपने अंदाजे पर काम करते हुए लिनफोंग उस स्क्रोल को पकड़ता है और उसमें अपनी ग्रीन स्पिरिट प्लांट और पर्पल नेक्रोमैंसर माना दोनों को चैनल करता है।
एक्सपेरिमेंट काम कर जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, आपने एक नई स्किल सीखी है, स्पेशल कल्टीवेशन। लिनफोंग दिलचस्पी से डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। ये बिगिनर स्किल उसे अपने माना और मटेरियल्स का इस्तेमाल करके अपने अनडेड समन्स को पौधों की तरह उगाने यानी कल्टीवेट करने की इजाज़त देती है, जिससे उनका लेवल और क्वालिटी बढ़ सकती है। लिनफोंग मुस्कुराता है, ये जानकर कि स्क्रॉल बेकार नहीं था, उसे बस 2 तरह के माना की एक साथ ज़रूरत थी, जो सिर्फ वही कर सकता था। अपनी नई पावर टेस्ट करने के लिए वो अपनी पूरी अनडेड टीम को समन करता है, जिसमें छिपकलियां और 2 एलीट्स शामिल हैं। वो स्पेशल कल्टीवेशन एक्टिवेट करता है और उसकी उंगलियों से जीवन देने वाली हरी ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी उसके अनडेड नौकरों में बहने लगती है। इसका असर तुरंत होता है। ह्यू, जो अब ब्लैक ईगल है, का स्टेटस लेवल 6 से 8 पर पहुंच जाता है। इसी तरह अनडेड सेज यूए का लेवल 6 से 8 हो जाता है और उसका नीला ऑरा, ब्लू ऑरा और गहरा हो जाता है। जिस विशाल भालू को उसने हाल ही में जिंदा किया था, उसे सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है, लेवल 7 से सीधा लेवल 9 पर। यहां तक कि कमजोर छिपकलियां भी लेवल 7 पर पहुंच जाती हैं। अपनी आर्मी को चंद सेकंड में इतना ताकतवर होते देख लिनफोंग संतुष्टि से मुस्कुराता है और बुदबुदाता है। नतीजे बुरे नहीं हैं। उसके 2 एलीट जनरल्स ह्यू श्याओ और यूया उसके पीछे खड़े होते हैं, जिनसे बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही है। हालांकि इतनी बड़ी ताकत मिलने के बावजूद लिनफंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। सोफे पर आराम करते हुए वो एक आह भरता है। उसकी चिंता लड़ाई को लेकर नहीं, बल्कि खेती को लेकर है। उसे डर है कि उसे नई जमीन चाहिए, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके अपने परिवार के खेतों को बर्बाद नहीं करना चाहता। लिनफंग रेस्ट एरिया से बाहर निकलता है। वो एकदम रिलैक्स दिख रहा है। तभी उसका सामना एइंग से होता है, जिसे उसने बेवकूफ बनाया था। माफी मांगने के बजाय वो कैजुअली उसे आवाज देता है और डेमोनिक बेयर गाल का जिक्र करता है। एक चार्मिंग स्माइल के साथ वो कंफर्म करता है कि उसने वो आइटम जानबूझकर उसे दिया था। एइंग उस पैकेट को पकड़कर हैरान रह जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, ये आइटम बहुत कीमती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसे ऐसे ही दे दिया। लिनफंग आधी खुली आंखों से उसे देखता है और उसके रिएक्शन पर अनजान बनने का नाटक करता है। वो वहां से चलते हुए सोचता है, कितनी अजीब बात है, लोग ऐसे कचरा मटेरियल को खजाना समझते हैं, जबकि मेरे तरबूज इससे कहीं बेहतर है। एइंग अवाक रह जाती है। वो हकलाती है और सोचती है कि क्या उसने सही सुना। उसे बुरा लगता है कि उसने उसके रिवॉर्ड को कचरा कहा। अपने अगले एक्सपेरिमेंट के लिए प्राइवेसी ढूंढते हुए लिनफंग जंगल की गहराई में जाता है। वो एक घने इलाके में रुकता है और सावधानी से चेक करता है कि कोई देख तो नहीं रहा। ये पक्का होने पर कि वो केला है, वो स्पेशल कल्टीवेशन एक्टिवेट करता है। उसके हाथों में एनर्जी घूमने लगती है और वो सोचता है कि अनडेड के लिए बनी ये स्किल पौधों पर क्या असर करेगी। वो एक पौधे पर जादू करता है। वो पौधा मुड़ता है और एक भयानक मांसभक्षी फूल में बदल जाता है, जिसके नुकीले दांत हैं। लिनफंग बोरियत के साथ उस पौधे को देखता है। वो निराश होकर नोट करता है कि ये उसके फार्म पर बनाए गए म्यूटेशन जैसा ही दिख रहा है। तभी लिनफंग जम जाता है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में एक हलचल नोटिस करता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता जब उसका बनाया हुआ म्यूटेटेड पौधा तेजी से विशाल आकार लेने लगता है। लिनफंग सदमे से देखता है कि वो जायंट प्लांट अपनी जड़ें जमीन से उखाड़ लेता है और चलने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी नई स्किल उसकी फसलों को चलने फिरने की ताकत देती है, जिससे मोबाइल प्लांट मॉन्स्टर्स तैयार हो रहे हैं। इसी बीच इन्वेस्टिगेटर 2 का अपने स्पिरिट एनर्जी डिटेक्टर की रीडिंग का पीछा करते हुए जंगल में छलांग लगा रहा है। वो एक टहनी पर उतरता है। उसे पूरा भरोसा है कि वो सही दिशा में है। उसे लगता है कि उसने आखिरकार नेक्रोमैंसर के ऑरा को ट्रैक कर लिया है। 2 का जमीन पर उतरता है और रास्ते में लिनफंग से गुजरता है। लिनफंग उसे नोटिस करता है पर शांति से चलता रहता है। हालांकि 2 का रुकता है और लिनफंग का कंधा पकड़कर उसे रोक लेता है। लिनफंग के कपड़े देखकर 2 का उसे एक किसान के रूप में पहचानता है। वो उसे हिकारत से देखता है और पूछता है कि क्या उसने कुछ अजीब देखा है, क्योंकि उसे लगता है कि एक किसान कोई खतरा नहीं हो सकता। 2 का नफरत से लिनफंग को देखता है। वो उसके लो रैंकिंग ऑक्यूपेशन को नीचा दिखा रहा है। वो आक्रामक होकर जानना चाहता है कि क्या लिनफंग ने आसपास किसी अजनबी को देखा है। लिनफंग सोचने का नाटक करता है और जवाब देता है कि उसने किसी अजनबी को देखा है। 2 का बेताबी से पूछता है, कहाँ? एकदम सीधे चेहरे के साथ लिनफंग 2 का की नाक की तरफ इशारा करता है। उसका मतलब है कि 2 का खुद ही वो अजनबी यानी स्ट्रेंज पर्सन है। एक कचरे द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर 2 का गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है कि वो सनवील एकेडमी का एलीट है और आयरन लायन ड्यूक का भतीजा है।
सम्मान की मांग करते हुए और इस अपमान को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से टूका ऐलान करता है कि वो इस स्टूडेंट को उसकी बदतमीजी के लिए मार डालेगा। अपनी मुट्ठी में आग सुलगाते हुए वो लिन फंग के सिर पर वार करता है। जंगल की गहराई में मामला अब हाथ से बाहर निकल चुका है। मजाक उड़ाए जाने पर टूका गुस्से से पागल हो जाता है और हरी एनर्जी से घिरे एक विशाल वेयरवुल्फ में बदल जाता है और कसम खाता है कि वो लिन फंग को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। लिन फंग खुद को ट्रांसफॉर्मेशन की फोर्स से बचाने के लिए अपने हाथ आगे करता है। हालांकि वो एकदम शांत रहता है। उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि वो जरा भी प्रभावित नहीं है। उसे लगता है कि वो इस एलीट को सिर्फ एक हाथ से हरा सकता है। अपने बीस्ट फॉर्म में टूका अपने पंजों में माना का एक गोला लिए जान से मारने के इरादे से हमला करता है। लिन फंग एक किक के साथ उस हमले को बीच में ही रोक देता है और चिल्लाता है कि टूका अब उसके स्पेशल वेपन का स्वाद चखे। पता चलता है कि लिन फंग ने मंक्स हुड का इस्तेमाल किया है, जो एक जहरीला फार्म प्लांट है जिसे अनडेड माना से करप्ट किया गया था। उसने इसे पीस कर एक पाउडर बनाया था जिसका बहुत ही तेज पैरालाइजिंग इफेक्ट है। टूका उस पाउडर को अंदर खींच लेता है जिसे लिन फंग ने उस बैग को किक मारकर उसकी तरफ उड़ाया था। असर तुरंत होता है। वो बीस्ट पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि उसकी ताकत अचानक कहां गायब हो गई। लिन फंग बड़ी बेफिक्री से अपनी नाक खुजाता है और समझाता है कि ये तो बस एक मामूली प्लांट पाउडर है। एक डरावनी ग्रीन ऑरा के साथ मुस्कुराते हुए वो टूका का मजाक उड़ाता है और कहता है कि पौधों का ज्ञान ही एक फार्मर की असली पावर है। इसके बाद वो उस कमजोर पड़ चुके बीस्ट के जबड़े पर एक जोरदार पंच मारता है। इन्वेस्टिगेटर के लिए ये लड़ाई पूरी तरह अपमानजनक साबित होती है। टूका को उसके कपड़ों के बिना सिर्फ अंडरवियर में एक पेड़ से बांध दिया जाता है। लिन फंग वहां से चला जाता है, उसे ठंडा होने के लिए वहीं छोड़ देता है और एक मामूली फार्मर से हारने के लिए उसका मजाक उड़ाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसे देर हो रही है। लिन फंग अपने फाइनल इंटरव्यू के लिए ऑडिटोरियम की तरफ भागता है। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी पहुंचता है जहां कैंडिडेट्स को इकट्ठा होने की अनाउंसमेंट की जाती है। भीड़ के बीच से निकलते हुए लिन फंग को स्टूडेंट्स की गॉसिप सुनाई देती है जो उसे डरपोक कह रहे हैं, जो औरतों के दम पर जीतता है और उसके सोलो डंजन क्लियर करने पर शक कर रहे हैं। लिन फंग उन्हें इग्नोर करता है और भीड़ को स्कैन करता है। उसे कुछ एलीट लेवल 5 के कैंडिडेट्स दिखते हैं पर उसे अपने एडवांटेज पर पूरा भरोसा है। अचानक गुलाबी बालों वाली लड़की ईंग उसके पास आती है। वो मुस्कुराते हुए उसे एक पेपर बैग देती है और कहती है कि वो उसका दिया हुआ आइटम वापस कर रही है। लिन फंग मना कर देता है। वो कैजुअली उससे कहता है कि वो इसे रख ले क्योंकि ये उसके किसी काम का नहीं है। वो तरबूज खाते हुए वहां से चला जाता है। वहां खड़े हैरान स्टूडेंट्स देखते हैं कि उसके मामूली फल भी टेम्परेरी बफ्स दे रहे हैं। लिन फंग सोचता है कि ये लोग उस डिमोनिक बियर को एक खजाना क्यों मान रहे हैं जबकि उसकी खुद की फसलें कहीं बेहतर हैं। ऑडिटोरियम के अंदर इंस्ट्रक्टर्स और स्टूडेंट्स एक दूसरे को चुनने की प्रोसेस शुरू करते हैं। डायरेक्टर अपनी लिस्ट देखते हैं और पहले कैंडिडेट शी को बुलाते हैं। बस कट वाला एक लड़का खड़ा होता है और अपना परिचय लेवल 6 अर्थ एट्रीब्यूट वॉरियर के रूप में देता है। अपनी काबिलियत दिखाने के लिए शियन पत्थर के कवच वाला एक बड़ा मैकेनिकल सूट समन करता है। एक पहलवान जैसा इंस्ट्रक्टर उससे प्रभावित होता है और बताता है कि वो लेवल 44 अर्थ बर्जर्कर है और उसका मेंटर बनने का ऑफर देता है। शियन खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेता है। डायरेक्टर आगे बढ़ते हैं और आखिरकार लिन फंग्स का नाम पुकारते हैं। लिन फंग भीड़ के बीच से खड़ा होता है। जैसे ही उसका स्टेटस अनाउंस होता है उसके चारों तरफ ग्रीन एनर्जी उमड़ पड़ती है। लेवल 8 स्पिरिट फार्म लॉर्ड। उसका इतना हाई लेवल देखकर वहां खलबली मच जाती है। इंस्ट्रक्टर्स उसकी वैल्यू पर बहस करने लगते हैं। एक कहता है कि उसकी उम्र में लेवल 8 होना काबिल तारीफ है, पर दूसरा उसे सिर्फ एक फार्मर कहकर खारिज कर देता है। वो पहलवान जैसा इंस्ट्रक्टर ताना मारता है कि एकेडमी फ्रंट लाइन के योद्धाओं को तैयार करती है, खेत में मरने वाले चारे को नहीं। हालांकि उसके साथी ने लिनफुंग के बेहतरीन टेस्ट कोर्स को नोट किया था। बहस को सुलझाने के लिए डायरेक्टर अपना मॉनिकल ठीक करते हैं और लड़के के लिए एक कॉम्बैट एबिलिटी असेसमेंट का सुझाव देते हैं। बाकी इंस्ट्रक्टर्स मान जाते हैं और वो पहलवान इंस्ट्रक्टर हंसते हुए कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर लिनफुंग से पूछते हैं कि क्या वो टेस्ट देगा और चेतावनी देते हैं कि बिना कॉम्बैट पोटेंशियल के फ्रंट लाइन पर डीमंस से लड़ना एक बेकार की कुर्बानी होगी। लिनफुंग नीचे देखता है और रिस्क कैलकुलेट करता है। उसकी कॉम्बैट एबिलिटी कम है और उसे अपनी सीक्रेट नेक्रोमांसर पावर्स दिखाए बिना लड़ना होगा। चुनौती का सामना करते हुए लिनफुंग कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराता है और प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अखाड़े के लिए ऑडिटोरियम का सेंटर खाली किया जाता है। लिनफुंग उस इंस्ट्रक्टर का सामना करता है जबकि बाकी स्टूडेंट्स दूर से देखते हैं। अर्थ बर्जर्कर इंस्ट्रक्टर मुस्कुराते हुए नियम बताता है। लिनफुंग को अपना कॉम्बैट टैलेंट साबित करने के लिए उसके सामने 5 मिनट टिकना होगा। अचानक इंस्ट्रक्टर अपनी सुनहरी ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रेला छोड़ता है जो उसकी असली पावर दिखाता है। उसकी ऑरा का दबाव इतना तेज है कि स्टूडेंट्स अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वो लेवल 40 के वॉरियर की ताकत से डरे हुए हैं। लिनफुंग पीछे तो धकेला जाता है पर खड़ा रहता है। देखने वाले हैरान हैं कि उस पर इस दबाव का कोई असर नहीं हो रहा।
प्रभावित होकर इंस्ट्रक्टर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से हमला करे। लिनफुंग खुद को संभालता है। वो मानता है कि दबाव बहुत शक्तिशाली है, पर वो जानता है कि वो इसे संभाल सकता है। वो वापस लड़ने का फैसला करता है और अपने सर्वेंट्स को समन करने के लिए अपना हाथ उठाता है। जैसे ही वो अपना स्पेल कास्ट करता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बताता है। वो अपने अनडेड सर्वेंट्स को नेचर माना में लपेट देगा ताकि उनका डार्क ऑरा छुप जाए। एक विशाल पत्तों वाला जीव प्रकट होता है। लिनफुंग सोचता है कि कोई भी शक नहीं करेगा कि ये कैबिज जैसा दिखने वाला भालू असल में एक अनडेड मॉन्स्टर है। वो भालू ग्रीन एनर्जी के साथ दहाड़ता है। नेचर माना की भरपूर मात्रा से धोखा खाकर इंस्ट्रक्टर को लगता है कि ये किसी रेयर वेरिएंट ऑक्यूपेशन की शक्ति है। लड़ाई के लिए उत्सुक होकर इंस्ट्रक्टर अपनी 2 धारदार तलवारें निकालता है और उस जीव को हमले के लिए बुलाता है। कैबिज बेयर आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्टर उसे बीच में रोकने के लिए तैयार होता है। वो विशाल समन कमरे के आर पार बहुत तेज रफ्तार से हमला करता है। इंस्ट्रक्टर उस हमले का डटकर सामना करता है। उसकी तलवारें भालू के पंजे से टकराती हैं और रोशनी का धमाका होता है। इंस्ट्रक्टर को अब मजा आने लगता है। वो चिल्लाते हुए बहुत तेज हमलों की झड़ी लगा देता है। उसकी तलवारें एक सुनहरा धुंधलापन बन जाती हैं। वो भालू पर बार बार वार करती हैं, जिससे जादुई पत्ते हवा में उड़ने लगते हैं। इतने नुकसान के बावजूद भालू पीछे नहीं हटता। डायरेक्टर नोट करते हैं कि एक मामूली समन अब तक गायब हो गया होता और वो उस जीव की लॉयल्टी की तारीफ करते हैं। इंस्ट्रक्टर बहुत फुर्तीला है। वो कैबिज बेयर के हमलों से बचता है और पूरी ताकत से वार करता है। डायरेक्टर किनारे से बहुत बारीकी से सब देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या इंस्ट्रक्टर एक मामूली स्टूडेंट के सामने संघर्ष कर रहा है। इसी बीच लिनफुंग बिल्कुल बेफिक्र रहता है। वो जानता है कि उसके अनडेड सर्वेंट्स को दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए उनके लिए एक जानलेवा जख्म भी सिर्फ एक खरोंच जैसा है जिसे वो माना से ठीक कर सकता है। इंस्ट्रक्टर को पसीना आने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी इज्जत दांव पर है। वो मानता है कि लिनफुंग उम्मीद से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है और अब वो सीरियस होने का फैसला करता है। वो लिनफुंग की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि वो इस मरे हुए समन का हर्जाना भरेगा और उसे ध्यान से देखने को कहता है। इंस्ट्रक्टर अपनी एक पावरफुल स्किल जिसका नाम ब्लड थर्स्ट है उसे एक्टिवेट करता है और आगे बढ़कर अपनी चमकती तलवार उस कैबिज बेयर के सीने में घूप देता है। वो जानलेवा हमला उस समन को हरी रोशनी में बदलकर चूर चूर कर देता है और वो गायब हो जाता है। उस जीव के जाते ही इंस्ट्रक्टर अपने हाथ बांधकर हंसता है और अपनी जीत पर इतराता है। वो लिनफुंग को चिढ़ाता है कि वो अपने मरे हुए समन के लिए रो सकता है। लिनफुंग अपनी कवर बचाने के लिए झूठे आंसू बहाने का नाटक करता है। हालांकि इंस्ट्रक्टर की जीत थोड़े ही समय के लिए थी। लिन फेंग्स का चेहरा एकदम ठंडा पड़ जाता है और उसके चारों तरफ फिर से ग्रीन एनर्जी उमड़ने लगती है। इंस्ट्रक्टर इस बदलाव से दंग रह जाता है। वो सोचता है कि क्या इस लड़के का दुख इतना गहरा था कि उसने अपनी भावनाओं को ही बंद कर दिया। अचानक लिन फेंग्स के पैरों के पास जमीन से बहुत बड़ी बेलें निकलती हैं। वो बेलें झपटकर उस इंस्ट्रक्टर को कसकर जकड़ लेती हैं। वो संघर्ष करता है और चिल्लाता है कि लिनफुन इतने सारे समन्स के साथ गंदा खेल खेल रहा है। दोनों के बीच एक गतिरोध बन जाता है जहां लिन फेंग उन बेलों को कंट्रोल करके इंस्ट्रक्टर को फंसाए रखता है। हार ना मानते हुए इंस्ट्रक्टर दहाड़ता है और अपनी सुनहरी ऊर्जा से उन बेलों को तोड़ देता है। इससे पहले कि लड़ाई और बढ़े, डायरेक्टर आगे आते हैं और एक डरावनी नजर डालते हैं। वो उन्हें रुकने का हुक्म देते हैं। उनके हाथ के एक इशारे से नीली ऊर्जा निकलती है जो उन दोनों को अलग कर देती है और असेसमेंट खत्म हो जाती है। डायरेक्टर लिन फेंग को पास कर देते हैं और उसे एकेडमी के लिए क्वालिफाइड घोषित करते हैं। हालांकि वो बताते हैं कि सारे नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स अभी जंग पर गए हैं, इसलिए उसे सिखाने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। असेसमेंट खत्म होने के बाद लिन फेंग डायरेक्टर से पूछता है कि क्या उसे अभी भी उसके कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिलेंगे। डायरेक्टर उसे भरोसा दिलाते हैं कि उसे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज मिलेंगे। वो आगे कहते हैं कि क्योंकि लिन फेंग ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए उसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने का मौका मिलता है। डायरेक्टर इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई हाई टियर आइटम या वेपन मांगेगा। लिन फेंग को एहसास होता है कि आज़ादी और रिसोर्सेज पाना ही सबसे अच्छा नतीजा है। डायरेक्टर की हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब लिन फेंग खुशी खुशी रहने के लिए जमीन का एक टुकड़ा मांग लेता है। डायरेक्टर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो साफ तौर पर पूछते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि एक स्टूडेंट हाई ग्रेड इक्विपमेंट के बदले मिट्टी क्यों मांगेगा। लिन फेंग मुस्कुराता है और अपना तर्क देता है। एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड के रूप में वो बिना खेत और फसलों के बेकार है। इस तर्क को मानते हुए डायरेक्टर राजी हो जाते हैं। वो लिन फेंग को शहर के पश्चिम में एक ट्रेनिंग वेस्टलैंड इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं और कहते हैं कि अगर उसे कुछ और चाहिए हो तो बाद में उनसे मिले। एकेडमी के बाकी हिस्सों में दूसरे स्टूडेंट्स के लिए असेसमेंट जारी रहती है।
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के अंदर एक दरवाजे पर प्रिंसिपल का ऑफिस लिखा है। अंदर एक आदमी लिन फैंग की फाइल देख रहा है और कहता है कि स्पिरिट फार्म लॉर्ड ऑक्यूपेशन काफी दिलचस्प है। अचानक गुलाबी बालों वाली इंस्ट्रक्टर अंदर भागते हुए आती है। वो उस आदमी को प्रिंसिपल कहकर बुलाती है और कहती है कि उसके पास एक जरूरी खबर है। वो उन्हें एक टैबलेट देती है जिसमें बहुत ही बुरी खबर है। वो रिपोर्ट टूटा के बारे में है, वही इन्वेस्टिगेटर जिससे लिन फंग लड़ा था। वो जंगल में बहुत बेरहमी से मरा हुआ पाया गया है। उसके शरीर पर डार्क मैजिक के निशान हैं और सीने में एक छेद है। स्टाफ ने कंफर्म किया है कि उसे एक नेक्रोमैंसर ने मारा है और अब उन्हें शक है कि कोई नेक्रोमैंसर एकेडमी के अंदर घुस आया है। इधर लिन फैंग एक नक्शे का इस्तेमाल करके जंगल के एक सुनसान रास्ते पर पहुंचता है और कंफर्म करता है कि ये वही जमीन है जो डायरेक्टर ने उसे दी थी। वो लैंड डीड एक्टिवेट करता है और उसके हाथ में एक हरे रंग का मैजिकल कॉन्ट्रैक्ट प्रकट होता है। एक सिस्टम विंडो लोकेशन कंफर्म करती है, फैंगवान सिटी, वेस्ट सिटी ट्रेनिंग लैंड, 100 MW, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एकेडमी की मिल्कियत। एक नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि ये 1 साल की लीज पर है और एक रिपल्शन बैरियर एक्टिव है ताकि कोई घुसपैठिया अंदर ना आ सके, जिससे ये अब पूरी तरह लिन फैंग की अपनी जगह बन गई है। लिन फंग शिकायत करता है कि 1 साल की लीज बहुत कंजूसी भरी है, पर फिर वो खुद को समझाता है कि शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स 1 साल बाद युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। वो अपनी शिकायतों को किनारे रखता है, अपनी बाहें फैलाता है और ऐलान करता है कि 100 मुंह 100 मुंह जमीन मिलने के बाद अब वो वाकई एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड जैसा महसूस कर रहा है। वो आसमान की तरफ इशारा करता है और अपनी नेक्रोमैंसी माना का इस्तेमाल करके समनिंग रिफ्ट्स खोल देता है। वो अपनी पूरी अनडेड वर्कफोर्स को बाहर बुलाता है। एलीट स्पिरिट्स, यूए और हे श्याओ, उनके साथ भालू और छिपकली वाले मिनियंस। मुस्कुराते हुए वो उस बंजर जमीन की तरफ इशारा करता है और अपनी आर्मी को काम पर लग जाने का हुक्म देता है। अनडेड मिनियंस खेती का काम शुरू कर देते हैं। हे श्याओ, जो अनडेड हाउंड है, अपने जानलेवा पंजों से जमीन को तेजी से जोतने लगता है। अनडेड सेज यूया अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके पेड़ों को काटता है और साथ ही जमीन की सिंचाई भी करता है। वो विशाल अनडेड भालू हल खींचता है, जबकि छोटी आत्माएं बीज बिखेरती हैं। इस तरह वो मॉन्स्टर्स अब बहुत ही फुर्तीले किसान बन चुके हैं। जब उसके मिनियंस काम कर रहे होते हैं, लिन फंग सनग्लासेस पहनकर आराम से अपनी लाउंज चेयर पर बैठकर तरबूज खाते हुए सोचता है कि जादू लाइफ को कितना बेहतर बना देता है। तभी अचानक एक पीला पंजों वाला हाथ उसके कंधे को थपथपाता है और उसके आराम में खलल डालता है। लिन फंग अपने सनग्लासेस नीचे करता है और पूछता है कि क्या उन्होंने जमीन साफ कर दी है। वो उनकी फुर्ती देखकर हैरान है और उसे अच्छा लगता है कि बिना ऑर्डर के उन्होंने रिपोर्ट दी। तभी उसे पीछे से एक अजीब और झेप भरी हंसी सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो अनडेड सेज यूया किसी इंसान की तरह कंफ्यूजन में अपना सिर खुजला रहा है। लिन फंग एक ठंडी आह भरता है। उसे एहसास होता है कि वो हंसी महज एक रिफ्लेक्स थी। अपने अनडेड नौकरों से इंसानों जैसी चेतना की उम्मीद करना शायद कुछ ज्यादा ही था। लिन फंग अपना मुंह फेर लेता है और उस अजीब बातचीत को इग्नोर करता है। उसके पीछे वो अनडेड सेज बस उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता है और उसके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान जमी रहती है। बाद में लिन फंग अपनी ग्रीन हाउस के अंदर अपनी स्पेशल फसलों को चेक कर रहा है। सिस्टम इंटरफेस दिखाता है कि वे कच्चे पौधे भी उसे परमानेंट बफ्स दे रहे हैं, जैसे +1 लाइफ, +1 अटैक और +1 कॉन्स्टिट्यूशन। लिन फंग खुशी से झूम उठता है। वो सोचता है कि जहां दूसरे लोग मुश्किल कल्टीवेशन से गुजरते हैं, वो बस अपनी फसलें खाकर ताकतवर बन रहा है। उसका चेहरा तब गंभीर हो जाता है जब वो अपनी पावर्स की पोटेंशियल के बारे में सोचता है। अगर वो इन फसलों को बड़े पैमाने पर उगा सके तो डेमन ट्राइब बेबस हो जाएगी। उसे एहसास होता है कि वो इन जादुई फसलों को खुले में नहीं उगा सकता, इसलिए वो अपने ग्रीन हाउस को छिपाने के लिए बाहर साधारण फसलें उगाने का फैसला करता है। 3 दिन बाद फार्म का काम जोरों पर है। जमीन से आलू निकाले जा रहे हैं। लिन फंग अपनी अनडेड आर्मी को निर्देश देता है कि उन्हें सावधानी से खोदें ताकि फसल खराब ना हो। अपने अनडेड मॉन्स्टर्स को खेतों में काम करते देख लिन फंग उनकी बढ़ती स्पीड से संतुष्ट है। अचानक लिन फंग का चेहरा शौक से भर जाता है और वो एक मिनियन को रुकने के लिए चिल्लाता है। वो देखता है कि एक अनडेड छिपकली चुपके से ताज़ा खोदा हुआ आलू खा रही है। लिन फंग उस छिपकली को घूरता है और वो अपराधी की तरह वापस उसे देखती है। एक नीली सिस्टम स्क्रीन सामने आती है जो दिखाती है कि उस अनडेड छिपकली ने लेवल 6 हासिल कर लिया है और उसकी बोन डेंसिटी और डिफेंस बढ़ गया है।
लिनफंग खामोशी से डेटा को स्टडी करता है। उसे एहसास होता है कि उस छिपकली ने सिर्फ एक आलू खाया था। वो अपनी चुड्डी पर हाथ रखता है और समझ जाता है कि उसके अनडेड समन्स उसकी फसलों से स्टैट बूस्ट पा सकते हैं। फिर वो अपनी आर्मी पर इसके प्रभावों का एक्सपेरिमेंट और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। उसी रात लाल चमकती आंखों वाली एक रहस्यमय आकृति फार्म पर नजर रख रही है। नीले बालों वाला एक हमलावर टैक्टिकल गियर में छत से सब देख रहा है। उसे ये नई बिल्डिंग्स बहुत अजीब लगती हैं, क्योंकि पिछली बार जब उसने स्काउटिंग की थी तब यहाँ कुछ नहीं था। वो हमलावर घमंड में अपनी खंजर निकालता है और ताना मारता है कि वो इस ग्रीन हाउस की पतली दीवार को आसानी से काट सकता है। शीशे से झांकते हुए वो देखता है कि लिनफंग एक झूले में सो रहा है। वो सोचता है कि क्या ये अकेला गार्ड कोई जाल है। जैसे ही वो करीब कदम रखता है, एक बीपिंग साउंड उसे सतर्क कर देती है। घबराकर वो नीचे देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने किसी चीज को ट्रिगर कर दिया है। वो जोर से कूदता है और जमीन पर एक धमाका होता है। वो बाल बाल बच जाता है और छत पर घिसटता हुआ जाता है। उस धमाके की जड़ एक पोटैटो माइन थी, एक गोल सा प्यारा जीव जिसके ऊपर एक एंटीना लगा है जो फटने से पहले आवाज करता है। वो कातिल उस शुरुआती धमाके से बच जाता है। वो मुस्कुराता है। उसे लगता है कि उसका कम लेवल वाला विरोधी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस तब गायब हो जाता है जब जमीन हिलने लगती है और दर्जनों पोटैटो माइंस उसे घेर लेती हैं। उस कातिल के पसीने छूट जाते हैं। वो इन अजीब जीवों को कोसता है। तभी एक चेन रिएक्शन शुरू होता है और एक एक करके सारी माइंस फटने लगती हैं, जिससे पूरा इलाका तेज रोशनी से भर जाता है। पूरी छत उन धमाकों की चपेट में आ जाती है। धुएं के बीच से जमीन से अचानक एक चमकता हुआ हरा नन्हा पौधा निकलता है। जादुई ऊर्जा तेज होती है और वो पौधा तेजी से बढ़कर बेलों से बनी एक महिला का रूप ले लेता है। वो नेचर स्पिरिट ताकत से भरी हुई है और उसकी आंखें बैंगनी और हरी चमक रही हैं। वो उस हमलावर को खतरनाक इरादे से घूरती है। वो कातिल मैजिक और धुएं के धक्के से पीछे गिरता है। वो बुरी तरह जख्मी और गंदा हो चुका है और बुदबुदाता है कि वो यहाँ ग्रैंड ड्यूक का भरोसा जीतने के लिए सिर्फ 2 बार आया है। वो हार मानने से मना करता है, अपने चेहरे से खून पोंछता है और अपनी खंजर को मजबूती से पकड़ता है। वो उन धमाकों को रोकने के लिए उस नेचर स्पिरिट को काटने का फैसला करता है। अंधेरे में वो हमलावर उन जादुई बेलों पर वार करता है जो उस पर हमला कर रही हैं। लड़ते समय वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन नेचर बीस्ट से एक अनडेड ऑरा आ रही है, जो कि एक नामुमकिन कॉम्बिनेशन है। वो ऑरा उसे एक पुरानी याद दिलाती है। डेमन ट्राइब के एक बिशप ने उसे फंगवान सिटी में नेक्रोमैंसर हाओ को ढूंढने का ऑर्डर दिया था, जो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद गायब हो गया था। अब उसे लगता है कि उसने गुत्थी सुलझा ली है। ये फार्म ही श्याओ की गुप्त छिपने की जगह है। वो फसलों को हिकारत से देखता है और सोचता है कि हाओ ने यहाँ किसी गुप्त कला की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी जाति को धोखा दिया है। वो फैसला करता है कि इन पौधों से लड़ना वक्त की बर्बादी है और रात के अंधेरे में वहां से भाग जाता है। अगली सुबह फार्म फिर से शांत दिखता है। लिनफंग खुशी खुशी अपने हाथ में हो लेकर खेतों की तरफ बढ़ता है। उसे याद आता है कि उसने कल ज्यादातर बीजों में फर्टिलाइजर डाल दिया था। अचानक उसका चेहरा सदमे से जम जाता है। वो सन्न रह जाता है और उसके हाथ से हो जमीन पर गिर जाता है। वो एक विशाल गड्ढे के सामने खड़ा है और अपने तबाह हो चुके ग्रीन हाउस को देखकर मायूस हो जाता है। इससे पहले कि वो इस नुकसान को समझ पाता, आसमान से एक विशाल सा साया उस पर गिरता है। लिनफंग की उदासी तुरंत सतर्कता में बदल जाती है, क्योंकि उसे एक शक्तिशाली मौजूदगी का एहसास होता है। एक काला ड्रैगन नीचे उतरता है जिस पर यूनिफॉर्म पहने 2 लोग सवार हैं। लिनफंग एनफोर्समेंट टीम को पहचान लेता है और घबराकर सोचता है कि वो उसके फार्म पर क्यों आए हैं। एनफोर्समेंट टीम आसपास का मुआयना करती है। उनका डिटेक्टर कंफर्म करता है कि डेमोनिक एनर्जी का सोर्स यही है। वो इस बंजर जमीन में अचानक आए बदलावों पर शक करते हैं। वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर सिस्टम उन्हें रोक देता है और दिखाता है कि ये जमीन कानूनी तौर पर लीज पर ली गई है। एक ऑफिसर फाइल्स चेक करता है और लीज की बात मान लेता है, लेकिन कहता है कि उन्हें डेमन्स को लेकर सावधान रहना होगा। वो नीले बैरियर को पार करता है और अपनी पहचान एनफोर्समेंट टीम के रूप में देता है। लिनफंग अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा है कि अधिकारी यहाँ क्यों आए हैं। ऑफिसर समझाता है कि उनके उपकरणों ने इस प्रॉपर्टी पर डेमोनिक एनर्जी डिटेक्ट की है और वो विनम्रता से लिनफुंग को बैरियर खोलने को कहता है। लिनफुंग मासूम बनने का नाटक करता है और पूछता है कि जिस जमीन को उसने अभी किराए पर लिया है वहां डेमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है। तभी एक दूसरा ऑफिसर गुस्से में आता है और पूछता है कि एक मामूली किसान गेट खोलने में इतना वक्त क्यों ले रहा है।
उस नए ऑफिसर से एक आग जैसी ऑरा निकलती है और वो बताता है कि हाल ही में एक इन्वेस्टिगेटर को डेमन ने मारा है, जिससे ये साइट बहुत संदिग्ध हो जाती है। वो अपनी चमकती नारंगी आंखों से लिन फुंग को घूरता है और उस पर डेमन ट्राइब का जासूस यानी स्पाई होने का इल्जाम लगाता है। इस खतरनाक आरोप का सामना करते हुए लिन फुंग खामोश खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर पसीना है क्योंकि वो स्थिति की गंभीरता को समझ चुका है। वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड के बैरियर के बाहर हालात तनावपूर्ण है। हारू आक्रामक होकर लिन फुंग पर चिल्लाता है और उसे सरेंडर करने को कहता है। उसका पार्टनर जिसने चश्मा पहना है स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है। वो हारू को जल्दबाजी न करने की चेतावनी देता है पर मानता है कि टोका की मौत और डिमोनिक एनर्जी की वजह से लिन फुंग संदिग्ध है। वो चश्मे वाला ऑफिसर कूटनीतिक तरीका अपनाते हुए लिन फुंग से सहयोग करने की विनती करता है। लिन फुंग जानता है कि वो उन्हें अंदर अपनी अनडेड आर्मी नहीं देखने दे सकता। उसे उन्हें बिना लड़े वहां से भेजने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश करने का फैसला करता है, दुखी दिखता है और शिकायत करता है कि लोग उसके मामूली काम को नीचा दिखाते हैं। वो दावा करता है कि वे उस पर महज इसलिए जुर्म मढ़ रहे हैं क्योंकि वो एक शांत जगह पर खेती करना चाहता है। चश्मे वाले ऑफिसर को उस पर दया आती है और वो हारू के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ये लड़का काफी बेचारा लग रहा है। ये सुनकर हारू और भी गुस्से से पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है कि कोई भी बेचारा होने का नाटक कर सकता है और वो पीछे हटने से मना कर देता है। अपना आपा खोते हुए हारू की मुट्ठी सुनहरी ऊर्जा से चमकने लगती है और वो लिन फुंग को जवाब देने के लिए उस पर हमला कर देता है। हारू लिन फुंग के सीने पर एक बहुत जोरदार वार करता है, लेकिन लिन फुंग एकदम सीधा खड़ा रहता है। हारू कंफ्यूज हो जाता है और घबराने लगता है। उसे एहसास होता है कि लिन फुंग के हाई कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट की वजह से उसे कुछ महसूस ही नहीं हुआ, जिससे पता चलता है कि वो कोई आम किसान नहीं है। ये महसूस करते हुए कि उसे अपने नाटक को जारी रखना होगा, लिन फुंग खुद को जमीन पर गिरा देता है। हारू अपने हाथ को देखता है और फिर उस स्टूडेंट को। उसे शक होता है कि इतने जोरदार वार के बाद भी वो मरा कैसे नहीं। अपने नाटक को और असली बनाने के लिए लिन फुंग दर्द में ऊपर देखता है और ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाता है कि वे केस बंद करने के लिए उससे जबरदस्ती कबूलनामा निकलवाना चाहते हैं। लिन फुंग की हरी ऑरा देखकर दूसरा ऑफिसर हारू को डांटता है। वो समझाता है कि ये एकदम शुद्ध नेचर माना है जिससे डेमन्स नफरत करते हैं, जो साबित करता है कि ये लड़का जासूस नहीं हो सकता। चश्मे वाला ऑफिसर लिन फुंग को खड़ा होने में मदद करता है और गलतफहमी के लिए माफी मांगता है। वो वादा करता है कि वो अपनी रिपोर्ट में उसे बेगुनाह साबित कर देगा। उन्हें धोखा देने के बाद लिन फुंग ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता है और उसे एक सच्चा अधिकारी कहता है। हारूम अपना गुस्सा शांत नहीं कर पा रहा और लिन फुंग पर दहाड़ता है। वो गुस्से में फिर से हाथ उठाता है, लेकिन उसके पार्टनर्स तुरंत उसे रोक लेते हैं ताकि वो कोई बड़ी गलती ना कर बैठे। हारू अपने साथियों को गुस्से में घूरता है, अपने दांत पीसता है, पर आखिरकार पीछे हट जाता है। ये महसूस करते हुए कि वे अब और कुछ नहीं कर सकते, ऑफिसर्स वहां से उड़ जाते हैं। अकेला बचा लिन फुंग उन्हें जाते हुए देखता है। लिन फंग को एहसास होता है कि शांति से खेती करना नामुमकिन है और उसे ऐसी धमकियों से खुद को बचाने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत है। अचानक उसके सामने एक मैजिकल पेपर क्रेन प्रकट होता है। जैसे ही लिन फंग वापस चलता है, वो कागज का सारस उसके पीछे पीछे आता है और एकेडमिक अफेयर्स ऑफिस से एक मैसेज डिलीवर करता है। उसे अगले दिन सुबह एकेडमी ड्रिल ग्राउंड पर नए स्टूडेंट्स के एंट्रेंस एबिलिटी टेस्ट और ग्रेडिंग बैटल के लिए पहुंचने का ऑर्डर दिया जाता है। मैसेज देते ही वो सारस गायब हो जाता है। लिन फंग एक ठंडी आह भरता है और दुख जताता है कि एक सुकून वाली जिंदगी जीना कितना मुश्किल काम है। एक दूर की पहाड़ी से दो शक्तिशाली हस्तियां लिन फंग को देख रही हैं। उनमें से एक महिला फार्म की एनर्जी को महसूस करती है और हैरानी से कहती है, यहाँ का नेचर मैना अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और राजसी है। वो अपने साथ खड़े आदमी से पूछती है कि क्या ये लड़का वाकई सिर्फ एक फार्मर है। वो आदमी जो एकेडमी का प्रिंसिपल है कहता है कि उसे यकीन नहीं है, लेकिन सिस्टम उसे एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड बताता है। प्रिंसिपल उसे चढ़ाते हुए पूछता है कि क्या एक लेवल 15 नेचर आर्कमेज इस लड़के के टैलेंट से इंप्रेस हो गई है। उस महिला को शक है कि लिन फंग के कुछ राज हैं, लेकिन वो कंफर्म करती है कि उसका शुद्ध नेचर मैजिक उसे हर शक से आजाद करता है। डीमंस ऐसे शुद्ध जीवन ऑरा से कोसों दूर भागते हैं। ये तसल्ली होने पर प्रिंसिपल कहता है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है और वहां से जाने का इशारा करता है। हरी हवा के जादू से घिरे दोनों लोग वहां से गायब हो जाते हैं। अगली सुबह नए स्टूडेंट्स एकेडमी ड्रिल ग्राउंड पर इकट्ठा होते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं और शिकायत कर रहे हैं कि इंटरव्यू और इंस्ट्रक्टर्स चुनने के बाद अब एक और टेस्ट क्यों लिया जा रहा है। स्टूडेंट्स चिढ़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि क्लासेस तुरंत शुरू हो जाएंगी। लिन फंग भीड़ में शांति से खड़ा है और एक स्टूडेंट को सुन रहा है जो टेस्ट के बारे में इनसाइड इंफॉर्मेशन होने की शेखी बगार रहा है, पर किसी को बता नहीं रहा।
गुलाबी बालों वाली इंस्ट्रक्टर सबको शांत रहने को कहती है और उनकी कंफ्यूजन को समझते हुए एक बहुत बड़ा खुलासा करती है। वो बताती है कि डीमंस का हमला तेज हो गया है, जिससे शहर की सुरक्षा खतरे में है। अकेडमी को स्टूडेंट्स को तुरंत फ्रंटलाइन पर तैनात करना होगा। स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और शिकायत करते हैं कि वे पढ़ने आए थे, युद्ध लड़ने नहीं। इंस्ट्रक्टर सख्ती से समझाती है कि अगर किला गिर गया तो डीमंस शहर में घुस जाएंगे। मानवता को बचाने के लिए ये एक अनिवार्य भर्ती है। भीड़ में आइंग डरी हुई दिखती है। तभी उसके पास खड़ा एक छोटा लड़का घबराहट में आवाज देता है। लिनफंग शांति से अपने हाथ जेब में डालकर खड़ा है। आइंग उसकी तरफ शर्मिंदगी से देखती है और सोचती है कि शायद इतने बेहतरीन इंसान को ड्राफ्ट किया जा सकता है। इंस्ट्रक्टर सभी फ्रेशमैन को कॉम्बैट टेस्ट्स के लिए ग्राउंड पर बुलाती है। चलते हुए लिनफंग सोचता है कि एक फार्मर को तो फ्रंट लाइन के लिए नहीं चुना जाएगा, जो उसकी खेती की प्लानिंग के लिए अच्छा है। अखाड़े में एक फीमेल स्टूडेंट लिनफंग के ऑक्यूपेशन का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि क्या स्पिरिट फार्म लॉर्ड सिर्फ छिपने में माहिर है। वो घमंड में पोज देती है और उसे जलाकर राख करने की धमकी देती है। वो उस पर आग के गोले छोड़ती है, पर लिनफंग आसानी से बच निकलता है। वो उसकी धीमी रफ्तार और कमजोर आग का अपमान करते हुए कहता है कि इससे तो आलू भी नहीं भुने जा सकते। वो लड़की इस बेइज्जती पर आग बबूला हो जाती है। वो एक फ्लेम स्पिरिट को समन करने के लिए एक ड्रामेटिक मंत्र पढ़ना शुरू करती है। लिनफंग शांति से देखता रहता है जब तक उसका लंबा कास्ट टाइम चलता है। अचानक वो उसके पेट पर एक पंच मार देता है और उसके लंबे कास्ट टाइम की आलोचना करता है। वो लड़की अखाड़े से बाहर जा गिरती है और लिनफंग को विजेता घोषित कर दिया जाता है। लगातार कई जीत के बाद लिनफंग फैसला करता है कि उसने पास होने लायक जीत हासिल कर ली है। वो अगली मैच हारने का प्लान करता है ताकि ज्यादा ध्यान न खींचे। वेरा, जो नेचर आर्कनेज है, उसकी जीत के बाद उसके पास आती है। वो उसे पानी देती है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहती है कि उसका टैलेंट उसे एक हायर प्लेटफॉर्म के काबिल बनाता है। लिनफंग उसे उत्सुकता से देखता है और पूछता है कि हायर प्लेटफॉर्म से उसका क्या मतलब है। वेरा चाहती है कि वो क्रेडिट्स कमाकर मशहूर सनहे एकेडमी में जगह बनाए। वो बेहतरीन टेक्निक्स, पावरफुल इंस्ट्रक्टर्स और लेजेंडरी वेपन्स जैसे फायदों की लिस्ट गिनाती है। हालांकि लिनफंग इससे जरा भी इंप्रेस नहीं दिखता। वो बड़ी विनम्रता से उसका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है, जिससे वेरा सन्न रह जाती है। वेरा उसके इनकार से सदमे में है। वो पूछती है कि अगर उसे पावर या लेजेंडरी आइटम्स नहीं चाहिए तो वो आखिर चाहता क्या है। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ लिनफंग अपनी एक सीधी सी इच्छा बताता है, शांति से खेती करने के लिए एक बड़ी जमीन। कंफ्यूज होकर वेरा उसे अपना गोल साफ करने को कहती है। वो जानना चाहती है कि खेती करने के बाद उसका मकसद क्या है, क्योंकि उसे लगता है कि खेती सिर्फ एक जरिया है। लिनफंग समझाता है कि उसका प्लान ज्यादा जमीन पर खेती करना है ताकि सब लोग कर सकें। वेरा इसका गलत मतलब निकालती है। उसे लगता है कि ज्यादा जमीन हासिल करने का मतलब इंसानियत के खोए हुए इलाकों को डीमन से वापस छीनना है। प्रिंसिपल दखल देते हुए कहते हैं कि लिनफंग पहले से ही पश्चिमी बंजर जमीन वेस्टर्न वेस्टलैंड को डेवलप कर रहा है। वो पूछते हैं कि क्या वो बड़ा प्लॉट उसके लिए काफी नहीं है। लिनफंग एक सीधे साधे किसान की तरह हंसता है और कहता है कि खेती में जितनी ज्यादा जमीन हो उतना ही अच्छा है। अचानक सिस्टम अगली मैच अनाउंस करता है, लिनफिंग बनाम आइलिंग। मुस्कुराते हुए लिनफंग कहता है कि वो उस लड़की का सामना करने के लिए तैयार है जिसकी उसने पहले मदद की थी। जैसे ही लिनफंग अखाड़े की तरफ बढ़ता है, प्रिंसिपल उसे ईमानदार कहता है। वेरा, जो अब भी उसकी महत्वाकांक्षा को गलत समझ रही है, सुझाव देती है कि वे उसे वो जमीन दे दें जो वो चाहता है। प्रिंसिपल उसे एक गहरी नज़र से देखता है। उसे समझ आ जाता है कि वेरा को वो स्टूडेंट पसंद आ गया है और वो उसे रिक्रूट करना चाहती है। वेरा कहती है कि लिनफोन एक दिलचस्प बच्चा है। लिनफंग और आइलिंग की मैच शुरू होती है। वो तैयार खड़ी है और मानती है कि उसने कभी उससे लड़ने की उम्मीद नहीं की थी। उसका चेहरा गंभीर हो जाता है और वो ऐलान करती है कि वो कोई नरमी नहीं बरतेगी और अपनी पूरी ताकत लगा देगी। हालांकि लिनफंग मुस्कुराता है। वो माहौल को शांत करने के लिए झूठ बोलता है कि वो उसे हरा नहीं सकता और सरेंडर कर देगा। आइलिंग उसके सरेंडर की कोशिश को एक अपमान की तरह लेती है। गुस्से में वो चिल्लाती है और तेज रफ्तार से उस पर हमला करती है। लिनफंग स्ट्रेस में दिखता है। वो चिढ़ा हुआ है कि वो उसकी बात मानने के बजाय अपना सबसे कड़क फॉर्म इस्तेमाल कर रही है। खुद को बचाने के लिए मजबूर होकर लिनफंग अपना नेचर मैजिक समन करता है, जिससे जमीन से हरी ऊर्जा फूटती है। मोटी बेलें ऊपर उठती हैं और आइलिंग के शरीर को जकड़ने की कोशिश करती हैं।
हालांकि आइलिंग अपनी ताकत साबित करती है। वो घूमती है और किक मारती है और बड़ी सफाई से उन बेलों को काटकर आज़ाद हो जाती है। किनारे से वेरा ये देखकर दंग रह जाती है। वो प्रिंसिपल से पूछती है कि क्या लेवल 10 से कम के स्टूडेंट का माना इतना शुद्ध हो सकता है। प्रिंसिपल कंफर्म करता है कि वो भी हैरान था। मंत्रमुग्ध होकर वेरा कहती है कि जिस लेवल 80 नेचर यूजर को वो जानती है उसके पास भी इतना शुद्ध माना नहीं है, और वो प्रेडिक्ट करती है कि इस लड़के का भविष्य असीमित है। अखाड़े में आइलिंग का फायर मैजिक और लिनफंग की बेलें आपस में टकराती हैं। ये सब देखते हुए वेरा एक चौंकाने वाला फैसला लेती है। वो लिनफंग को अपना टीचर बनाना चाहती है। प्रिंसिपल को लगता है कि उसने गलत सुना। वो कहता है कि उसका उसे पढ़ाना एक अच्छा विचार है। वेरा तुरंत उसे टोकती है। वो साफ करती है कि मामला उल्टा है। वो उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। प्रिंसिपल उसे यकीन न करते हुए पूछता है कि क्या डीमंस ने उसका दिमाग जला दिया है। वेरा एक जुनूनी मुस्कान के साथ जवाब देती है कि भले ही उसका दिमाग जल जाए पर वो उसकी स्टूडेंट बनने के लिए डटी रहेगी। अखाड़े के अंदर लिनफंग किसी बिजली की रफ्तार से हरकत करता है। वो बड़ी आसानी से एंग के हमलों को चकमा देता है और भीड़ को वो बस एक धुंधला सा साया नजर आता है। एंग अपना हमला जारी रखती है और बार बार उस पर वार करती है, लेकिन लिनफंग बिना किसी मेहनत के उसके हर स्ट्राइक से बच निकलता है। अपनी फुर्ती दिखाने के बाद लिनफंग तय करता है कि अब अपनी कमजोरी का नाटक करने और लो प्रोफाइल बनाए रखने के लिए सरेंडर करने का सही वक्त है। हालांकि तभी प्रिंसिपल बीच में दखल देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर वो जानबूझकर हारा तो एकेडमी शहर के पश्चिम में उसे दी गई जमीन के अधिकार वापस ले लेगी। ये सुनकर लिनफंग एकदम जम जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका फार्म दांव पर लगा है। अपनी जमीन खोने के ख्याल से ही वो गुस्से से भर जाता है और उसकी आंखों में नीली जादुई ऊर्जा चमकने लगती है। वो फैसला करता है कि वो उन्हें अपनी जमीन वापस नहीं ले जाने देगा। एलिंग उसकी ऑरा में आए इस अचानक बदलाव को नोटिस करती है। उसे सदमे के साथ एहसास होता है कि लिनफंग अब वाकई असली लड़ाई शुरू कर रहा है। लिनफंग भारी मात्रा में हरी नेचर माना इकट्ठा करता है, जिससे उसके हाथों के चारों ओर एक भंवर बन जाता है। इस अचानक आए दबाव से एंग घबरा जाती है। वो जवाब में उसकी तरफ आग का एक बहुत बड़ा और धधकता हुआ गोला छोड़ती है। चकमा देने के बजाय लिनफंग जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे एक ऐसी शॉक वेव पैदा होती है जो उस आग के गोले को तितर-बितर कर देती है। वो चिल्लाता है, सीरियस पंच, और धुएं और आग को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ लपकता है। जब वो मुक्का चलाता है तो उसकी मुट्ठी से बहुत तेज हरी ऊर्जा निकल रही होती है। एंग फटी आंखों से उसे देखती रह जाती है। वो अपनी तरफ आती उस अपार शक्ति को देखकर बुरी तरह डर गई है। लड़ाई खत्म होने के बाद लिनफंग विजेता बनकर खड़ा होता है। वो मुस्कुराता है और बड़ी विनम्रता से एंग से कहता है कि उसने उसे जीतने दिया ताकि वो अपनी ताकत के इस प्रदर्शन को कम करके दिखा सके। वहां मौजूद दर्शक सन्न रह जाते हैं और आपस में फुसफुसाते हैं कि क्या ये किसान अब तक अपनी असली ताकत छिपा रहा था। एक स्टूडेंट मजाक में कहता है कि लिनफंग से ज्यादा तो वो खुद किसान जैसा लगता है। इसी बीच वेरा इस लड़ाई का बारीकी से विश्लेषण करती है। वो उसकी प्रकृति की शक्ति पर सटीक नियंत्रण को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और इसे ओरिजिन, मूल स्रोत के करीब बताती है। मैच खत्म होता है और लिनफंग को विजेता घोषित कर दिया जाता है। वो एंग की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। एंग शर्माते हुए उसका हाथ थाम लेती है। वो अपनी हार स्वीकार करती है और मानती है कि वो वाकई बहुत ताकतवर है। लिनफंग लो प्रोफाइल रहने के लिए फिर से अपनी स्किल्स को कम बताता है और विनम्रता से कहता है कि ताकतवर तो वो है, उसके पास तो बस ब्रूट स्ट्रेंथ है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, उसके चेहरे से वो शांत नकाब उतर जाता है। वो अपने माथे से पसीना पहुंचता है। उसे इस बात की राहत है कि उसकी जमीन उसके हाथ से जाते जाते बची। प्रिंसिपल एक अजीब सी संतुष्ट मुस्कान के साथ उसके पास आते हैं और कहते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी। फिर अपनी गंभीरता वापस लाते हुए प्रिंसिपल सीधे खड़े हो जाते हैं। लिनफंग जमीन के मामले में दया दिखाने के लिए उन्हें थैंक यू कहता है और प्रिंसिपल उसे कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जैसे ही लिनफैंग वहां से जाता है, उसका चेहरा चिढ़ से भर जाता है। वो मन ही मन उस बूढ़े को अपने फार्म को लेकर धमकी देने के लिए कोसता है और कसम खाता है कि वो इस तनाव का बदला जरूर लेगा। बाद में कैंपस में टहलते हुए लिनफंग अपने काम से काम रख रहा होता है। अचानक उसे एक पेड़ के पास जादुई हलचल महसूस होती है। रोशनी की एक चमक के साथ लंबे हरे बालों और हरे रंग की ड्रेस वाली एक जवान महिला वहां प्रकट होती है। वो शालीनता से मुस्कुराती है और स्टूडेंट लिनफंग से अपनी कल्टीवेशन में मार्गदर्शन करने की विनती करती है।
लिनफंग पूरी तरह कंफ्यूज होकर उसे देखता है और पूछता है कि भला एक कॉम्बैट स्टूडेंट किसी किसान से मार्गदर्शन क्यों मांगेगा। वो लड़की बड़े उत्साह से अपना परिचय वेरा के रूप में देती है। वो समझाती है कि उसने उसका मैथ्स देखा था और उसे उसका नेचुरल माना का इस्तेमाल एकदम परफेक्ट लगा और उसे उम्मीद है कि उसका रास्ता उसे प्रेरणा दे सकता है। लिनफंग विनम्रता से उसके अनुरोध को ठुकरा देता है और सुझाव देता है कि वो किसी स्टूडेंट से पूछने के बजाय ऑफिशियल नेचर टाइप इंस्ट्रक्टर्स के लौटने का इंतजार करे। वेरा हार मानने से मना कर देती है और कहती है कि पद से ज्यादा हुनर मायने रखता है। वो साफ करती है कि वो बस कभी कभी उसके खेतों पर आकर चीजों को देखना और सीखना चाहती है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वो झुककर प्रणाम करती है और उसकी ऑरा को महसूस करने के बदले फार्म के कामों में मदद करने का ऑफर देती है। लिनफंग पैनिक करने लगता है। उसे डर है कि कहीं वो उसकी म्यूटेटेड फसलों को न देख ले। अपने कवर पर टिके रहते हुए लिनफंग फिर से मना कर देता है और झूठ बोलता है कि उसकी कॉम्बैट परफॉर्मेंस बस ब्रूट स्ट्रेंथ की वजह से थी और उसके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। अचानक प्रिंसिपल बीच में आ जाते हैं। वो लिनफंग के कंधे पर हाथ रखते हैं और प्रिंसिपल के नाते उस पर दबाव डालते हैं कि वो मान जाए। फिर प्रिंसिपल झुकते हैं और लिनफंग के कान में धमकी भरे अंदाज में कुछ फुसफुसाते हैं। लिनफंग का चेहरा सदमे से भर जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। हार मानकर लिनफंग एक लंबी आह भरता है और उसे आने की अनुमति दे देता है। वेरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो खुशी से झूम उठती है और उसे थैंक यू कहती है। साथ ही वादा करती है कि वो उसके काम में दखल नहीं देगी। काम शुरू करने के लिए बेताब होकर वो लिनफंग का हाथ पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वे अभी जा सकते हैं। शर्माते हुए वो मान जाता है और उसे शहर के पश्चिम की तरफ ले जाता है। बाद में फार्म पर वेरा अपनी लगन दिखाने के लिए खेती वाले कपड़े पहनती है और पूछती है कि वो क्या मदद कर सकती है। सावधान होकर लिनफंग तय करता है कि उसे ग्रीन हाउस की फसलों से दूर रखना होगा। वो बाहर के खेतों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो पहले इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हो जाए। वो नए पौधों की देखभाल करने का बहाना बनाकर अकेले ग्रीन हाउस के अंदर चला जाता है। खेतों में अकेली खड़ी वेरा फसलों का विश्लेषण करती है। वो ये देखकर दंग रह जाती है कि बाहर के पौधे भी हाई ग्रेड हैं, जिन्हें शुद्ध नेचुरल माना से पोषण मिला है। वो लिनफंग के बारे में सोचकर शर्मा जाती है। उसकी फार्मिंग के बारे में वो जितना जानती है उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। 1 घंटे बाद वेरा जमीन पर घुटनों के बल बैठी अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई है। वो मिट्टी के एक ढेले की जांच करती है और उसकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। वो बुदबुदाती है कि यहाँ की मिट्टी भी हाई लेवल एनर्जी से भरी हुई है। लिनफंग उसे जमीन को घूरते हुए देखता है और पूछता है कि क्या कोई समस्या है। वेरा नोट करती है कि फसलें साधारण मिट्टी में उग रही हैं और पूछती है कि क्या उसने कोई स्पेशल एनहांसमेंट्स इस्तेमाल किए हैं। लिनफंग कंफर्म करता है कि ये महज साधारण मिट्टी है। वो बेबसी से मुस्कुराता है और समझाता है कि एक मामूली किसान होने के नाते वो महंगे फर्टिलाइजर्स का खर्च नहीं उठा सकता। लिनफंग एक मुरझाए हुए पौधे की तरफ इशारा करता है और कहता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से उसकी फसलें कुपोषित हो सकती हैं। वेरा उस पौधे को देखते हुए कुछ सोचती है। वो तय करती है कि चूंकि उसका नेचुरल माना इतना महान है तो उसे इस समस्या को सुलझाने में उसकी मदद करनी चाहिए। वो खुशी खुशी उसे स्कूल के एक नियम के बारे में बताती है जहां स्टूडेंट्स डंजन मटेरियल्स के बदले वेयरहाउस से आइटम्स ले सकते हैं। ये सुनकर लिनफंग उत्साह में उसके कंधे पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या ये सच है। वेरा समझाती है कि वो लेवल 10 ग्लूम फॉरेस्ट डंजन के बॉस चीफ्टन के दांत के बदले हाई ग्रेड अर्थ पर्ल्स फर्टिलाइजर हासिल कर सकता है, लेकिन चेतावनी देती है कि इसके लिए आमतौर पर 5 लोगों की टीम की जरूरत होती है। वो ये भी जोड़ती है कि उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि ये नियम जल्द ही रद्द हो सकता है। मुफ्त फर्टिलाइजर पाने का रास्ता जानते ही लिनफंग मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि वो अभी जा रहा है। जैसे ही लिनफंग हाथ में हो लेकर भागता है, वेरा उसे देखती रह जाती है। वो उसकी ऊर्जा की तारीफ करती है और सोचती है कि सिर्फ एक शुद्ध दिल ही इतने शुद्ध माना का पोषण कर सकता है। लेवल 10 डंजन ग्लूम फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार पर लिनफंग एक बैंगनी घूमते हुए पोर्टल के सामने पहुंचता है। दूसरे स्टूडेंट्स डंजन में हो लाने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं। एक स्टूडेंट उस लेवल 8 के फ्रेशमैन को पहचान लेता है और इतने हाई लेवल डंजन में अकेले जाने की कोशिश के लिए उसे पागल कहता है। उन्हें इग्नोर करते हुए लिनफंग एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जाता है और निडरता से ग्लूम फॉरेस्ट में सोलो एंट्री की गुजारिश करता है।
एडमिनिस्ट्रेटर चिंतित दिखता है और चेतावनी देता है कि उसका लेवल बहुत कम है और अकेले जाना बेहद जोखिम भरा है। लिनफंग कॉन्फिडेंस के साथ अपनी एप्लीकेशन दिखाता है और एकेडमी के नियमों का हवाला देता है कि किसी भी स्टूडेंट को अप्लाई करने की इजाज़त है। एडमिनिस्ट्रेटर हैरान है कि एक किसान को नियम इतने अच्छे से कैसे पता है। लिनफंग के पीछे वेरा अपनी उंगली होंठ पर रखती है, जिसका इशारा है कि उसने ही उसे इस लूप होल को ढूंढने में मदद की है। एडमिनिस्ट्रेटर एक लंबी सांस लेता है और रिक्वेस्ट मंजूर कर देता है, साथ ही लिनफंग को सावधान रहने और मॉन्स्टर्स को ना हरा पाने पर पीछे हटने की चेतावनी देता है। लिनफंग कॉन्फिडेंस के साथ डंजन की तरफ बढ़ता है। उसे पता है कि पीछे खड़े एलीट स्टूडेंट्स उसे बेवकूफ़ समझ रहे हैं। जैसे ही वो पोर्टल में घुसता है, बाकी स्टूडेंट्स आपस में बुराई करने लगते हैं। एक कहता है कि सबसे अच्छा होगा अगर लिनफंग अंदर ही मर जाए। वो उसे एक शर्मिंदगी कहता है। ग्लूम फॉरेस्ट के अंदर भेड़िए लिनफंग को घेर लेते हैं। वो शांति से अपने एलीट स्पिरिट्स ही शियाओ और यू या को रास्ता साफ करने का हुक्म देता है। अनडेड सेज यू या एक स्पेल कास्ट करता है जो हमला करने वाले भेड़ियों को जादुई बुलबुलों में कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ अनडेड हाउंड ही शियाओ अपनी डार्क मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके उन जानवरों को बड़ी आसानी से दूर पटक देता है। लिनफंग एक गिरे हुए भेड़िए के पास जाता है और अपनी नेक्रोमैंसी पावर का इस्तेमाल करता है। बैंगनी ऊर्जा घूमने लगती है और वो उस जानवर को अपने वॉरियर के रूप में उठने का हुक्म देता है। वो लाश एक छोटे प्यारे कोबाल्ट अनडेड में बदल जाती है, जो देखने में एकदम मासूम लगता है। लिनफंग डंजन के आखिरी छोर पर पहुंचता है और फाइनल बॉस शैडोफॉल कोबाल्ट चीफटेन का सामना करता है। वो कहता है कि ये डंजन कुछ खास नहीं है। वो उबासी लेता है और बोरियत के साथ अपने स्पिरिट्स को बॉस पर हमला करने का हुक्म देता है। कोबाल्ट चीफटेन दहाड़ता है और उन पर वार करने के लिए एक बहुत बड़ी लाल तलवार उठाता है। हालांकि हाई श्याओ पलक झपकते ही उस हमले को रोकता है और बॉस के चेहरे पर एक विनाशकारी मुक्का जड़ देता है। उस प्रहार से एक बैंगनी ऊर्जा की एक किरण निकलती है जो उस विशाल बॉस को हवा में उड़ा देती है। चीफटेन जमीन पर जा गिरता है और एक ही वार में हार मान लेता है। सिस्टम विंडो सामने आती है और लिनफंग की जीत को कंफर्म करती है। नोटिफिकेशन आता है कि उसने बॉस को हरा दिया है, लेवल 9 पर पहुंच गया है और उसे चीफटेन्स फैंग मिल गया है। बॉस की लाश जमीन पर पड़ी है, लेकिन जब लिनफंग उसे अपने नेक्रोमैंसी से जिंदा करने की कोशिश करता है तो सिस्टम उसे मना कर देता है। मैसेज आता है कि उसका लेवल अभी इतना नहीं है कि वो इतने ऊंचे लेवल के बॉस को अपने वश में कर सके। लिनफंग उस चमकते हुए चीफटेन्स फैंग को देखता है और एक ठंडी आह भरता है। उसे इस बात का दुख है कि वो इस ताकतवर बॉस को अपनी आर्मी में शामिल नहीं कर पाया, लेकिन वो इसे मान लेता है। वो खुद को याद दिलाता है कि उसका असली मकसद फर्टिलाइजर के लिए आइटम हासिल करना था, जो अब पूरा हो चुका है। दांत को सुरक्षित रखते हुए लिनफंग ऊपर देखता है और संतुष्ट होकर कहता है कि अब वो इसे एक्सचेंज करने के लिए वापस जा रहा है। वो पोर्टल में कदम रखता है और डंजन से बाहर निकल आता है। डंजन के गेट पर एक ऑफिसर वीरा से घबराहट में बात कर रहा है। वो इस बात को लेकर चिंतित है कि एक स्टूडेंट के लिए इतने कीमती रिसोर्स क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि फ्रंट लाइंस पर इनकी ज्यादा जरूरत है। वीरा बड़ी शांति से उसे समझाती है कि वे कोई युद्ध के हथियार नहीं दे रहे, बल्कि सिर्फ मिट्टी के लिए फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जो नेचर टाइप क्लास के लिए है। ये सुनकर ऑफिसर राहत की सांस लेता है और कहता है कि अगर सिर्फ फर्टिलाइजर की बात है तो हमारे पास बहुत स्टॉक है। जब लिनफंग बाहर आता है तो एक पब्लिक अनाउंसमेंट उसके चौंकाने वाले रिजल्ट का खुलासा करती है। सोलो फर्स्ट क्लियर, डबल एस रैंक और इनाम में मिला है एक लेजेंडरी हीरोइक स्पिरिट फ्रैगमेंट। ये सुनते ही बाकी स्टूडेंट्स जलन से भुन जाते हैं। एक ग्रुप चिल्लाता है कि एक मामूली किसान के लिए ये इनाम बहुत बड़ा है और उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाता है। भीड़ का गुस्सा बढ़ता जाता है। वे सवाल करते हैं कि एक लेवल 8 का किसान लेवल 10 का डंजन अकेले कैसे क्लियर कर सकता है। वे जांच की और इनाम वापस लेने की मांग करते हैं। किनारे खड़ी वीरा अपनी उंगली होठों पर रखती है। वो अब उसमें और भी ज्यादा दिलचस्पी लेने लगी है। वो मन ही मन मानती है कि उसने लिनफंग को कम आंका था। लिनफंग पोर्टल के पास खड़ा है और आसपास बढ़ते तनाव को नोटिस करता है। भीड़ उसे घेरने लगती है, पर वो बस अपना सर खुजलाता है और सोचता है कि इस बार उसने किसका क्या बिगाड़ दिया है। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसकी कामयाबी ही उनके गुस्से की वजह है। डंजन के गेट पर हंगामा बढ़ जाता है। लिनफंग टीचर को रिसोर्स देने की कोशिश करता है ताकि वो नियमों के हिसाब से उन्हें एक्सचेंज कर सके, लेकिन सफेद हेडबैंड वाला एक स्टूडेंट बीच में कूद पड़ता है। वो चिल्लाता है कि लिनफंग ने ये सब गलत तरीके से हासिल किया है और इन्हें जब्त कर लेना चाहिए। टीचर उस स्टूडेंट को टोकते हैं।
वो एक उंगली उठाकर शांति से समझाते हैं कि चूंकि डंजन ने खुद ये इनाम दिए हैं, इसलिए अकेडमी को इन्हें छीनने का कोई हक नहीं है। लेकिन वो हेडबैंड वाला स्टूडेंट हार मानने को तैयार नहीं है। वो लिनफंग को एक रिसोर्स वेजर की चुनौती देता है। जब लिनफंग पूछता है कि इसका मतलब क्या है, तो ग्रुप समझाता है कि ये एक डंजन स्पीड रन कंपटीशन है जो टीचर्स की निगरानी में होगा। जो जीतेगा वो दोनों तरफ के सारे रिवॉर्ड ले जाएगा और हारने वाले के हाथ कुछ नहीं आएगा। लिनफंग इन शर्तों से प्रभावित नहीं होता और अपनी पीठ फेर लेता है। वो सूट पहने हुए आदमी से कहता है कि इसमें उसका कोई फायदा नहीं है और ये आइडिया बहुत बोरिंग है। अपने टारगेट को हाथ से निकलता देख हेडबैंड वाला स्टूडेंट गुस्से में और भी डेस्परेट हो जाता है। वो एक नया ऑफर चिल्लाता है, बाजी में एक दुर्लभ ब्लूप्रिंट जोड़ देता है जिसका नाम है लैंप ऑफ नेचर। ये सुनते ही वीरा लिनफंग के कान के पास झुकती है और फुसफुसाती है कि उसे वो ब्लूप्रिंट हर हाल में चाहिए। वो समझाती है कि लैंप ऑफ नेचर एक ऐसा ग्रोथ टाइप जादुई टूल है जो सिर्फ नेचर डिपार्टमेंट के लिए है और बहुत रेयर है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये बिना किसी साइड इफेक्ट के फसलों के उगने के समय ग्रोथ साइकिल को बहुत कम कर देता है। हेडबैंड वाला स्टूडेंट मुस्कुराता है और लिनफंग को देहाती यानी हिलबिली कहकर चढ़ाता है कि क्या उसमें बाजी लगाने की हिम्मत है। अब लिनफंग को पता नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट चुपके से सीनियर हेरूपा मैसेज कर रहा है। मैसेज से पता चलता है कि ये एक जाल है। उस स्टूडेंट को ऑर्डर मिला था कि वो लिनफंग को किसी भी कीमत पर रोक कर रखे, चाहे इसके लिए उसे अपने परिवार का कीमती ब्लूप्रिंट ही दांव पर क्यों न लगाना पड़े। लिनफंग हालात के बारे में सोचता है। वो जानता है कि वो अपनी नेक्रोमैंसी नहीं दिखा सकता, लेकिन एक निगरानी करने वाले टीचर से इसे छुपाना मुमकिन है। खेती का वो टूल पाने के लिए लिनफंग एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है और ऐलान करता है कि उसे चुनौती मंजूर है। वो अहंकारी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगता है। उसे पक्का यकीन है कि लिनफंग एक फ्रॉड है और डंजन के अंदर जाते ही टीचर उसकी चोरी पकड़ लेंगे। सीन अब डंजन के अंदर बदलता है। वो टीचर, जो असल में भेस बदलकर वीरा का ही एक जूनियर है, लिनफंग से पूछता है कि उसने इतना मुश्किल काम अकेले कैसे किया। लिनफंग मुस्कुराते हुए कहता है कि वो बोलकर बताने के बजाय उसे अपनी ताकत दिखाना पसंद करेगा। वो अपना जादू जगाता है और उसके चारों तरफ हरी ऊर्जा का एक भंवर बन जाता है। वो अपने फार्म हैंड्स को समन करता है। उसके पीछे एक विशाल चमकती हुई हरी छाया उभरती है जो उसके असली नेक्रोमैंसी पावर को नेचर मैजिक के भेस में छिपा लेती है। वीरा का जूनियर अंदर ही अंदर हैरान रह जाता है। वो नोट करता है कि समन करने की स्पीड बहुत तेज है और इन साथियों की क्वालिटी बहुत ऊंची है। टीचर उसे गौर से देखता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर ये समझना चाहता है कि लिनफंग की असली काबिलियत क्या है। लिनफंग दुश्मनों की तरफ इशारा करता है और अपने समन्स को पूरी ताकत से हमला करने का हुक्म देता है। जंगली भेड़ियों जैसे मॉन्स्टर्स का एक झुंड उन पर झपटता है, लेकिन लिनफंग का डिमोनिक हॉर्न्ड बियर, जो नेचर मैजिक के भेस में हरा चमक रहा है, उन्हें बीच में ही रोक लेता है। वो लगातार और तेज घूंसे मारता है, जिससे हरी ऊर्जा का एक बड़ा धमाका होता है और हमला करने वाले मॉन्स्टर्स का नामो निशान मिट जाता है। जंग और भी भयानक हो जाती है। जुआ, जो अनडेड सेज है, अपने जादू पर फोकस करता है और विस्फोटक हरे बुलबुलों की बौछार कर देता है। उसके बगल में हे श्याओ, जो अनडेड हाउंड है, अपने हाथों में डार्क ग्रीन एनर्जी इकट्ठा करता है और जादुई रोशनी की ऐसी बीम छोड़ता है जो दुश्मनों पर बिजली बनकर गिरती है। धमाके इतने जोरदार हैं कि पत्थर और ऊर्जा चारों तरफ बिखर जाते हैं। ये तबाही देखकर टीचर दंग रह जाता है। वो नोट करता है कि लिनफंग ने 1 मिनट से भी कम समय में अपने ही लेवल के कोबाल्ट पेट्रोल स्क्वाड को खत्म कर दिया है। जब लिनफंग मॉन्स्टर्स के अवशेषों के बीच शांति से खड़ा होता है तो टीचर पसीने से तरबतर होकर उसे देखता रह जाता है। उसे लगता है कि ये पावर बहुत ही खौफनाक है और शायद किसी स्पेशल क्लास से आई है। लिनफंग टीचर की तरफ मुड़ता है और शांति से रिपोर्ट करता है कि रास्ता साफ है और अब वो बॉस रूम को क्लियर करने की तैयारी कर रहा है। अचानक जमीन पर एक पोर्टल खुलता है और एक नकाबपोश फुर्तीला कोबाल्ट बॉस अपनी तलवारों के साथ बाहर निकलता है। बॉस दहाड़ता है और गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता है। लिनफंग बिना घबराए कमान संभालता है। वो अपने भालू श्योंग डा को अपनी शील्ड उठाकर आगे बढ़ने का हुक्म देता है और बाकी टीम को पीछे से कवर देने और फ्लैंक करने वाले दुश्मनों को खत्म करने को कहता है। जंग अपने चरम पर पहुंचती है जब हे श्याओ हरी ऊर्जा की एक विनाशकारी बीम छोड़ता है। वो सिर्फ दूर से हमला करके नहीं रुकता, बल्कि बिजली की रफ्तार से फासला कम करता है।
उसकी जादुई ऑरा से एक विशाल हाथ प्रकट होता है और वो कोबाल्ट बॉस को एक ऐसा कुचल देने वाला मुक्का मारता है कि वो पूरी ताकत से चकनाचूर हो जाता है। मुक्के का प्रहार इतना शक्तिशाली होता है कि उसकी शॉक वेव्स पूरी गुफा में गूंज उठती हैं, जिससे जमीन चकनाचूर हो जाती है। इस भयानक तबाही को देखकर सुपरवाइजिंग टीचर के पसीने छूट जाते हैं। वो मन ही मन इस स्टूडेंट की खौफनाक वॉर पोटेंशियल को नोट करता है और फैसला करता है कि उसे इस एनोमली की रिपोर्ट तुरंत प्रिंसिपल को देनी चाहिए। बॉस के हारने और जमीन पर गिरने के बाद लिन फुंग शांति से अपना हाथ उठाकर अपने समन्स को वापस बुलाता है। उस मरे हुए मॉन्स्टर की विशाल बॉडी जवान किसान के सामने बेजान पड़ी है। उस तबाही के बीच खड़ा होकर टीचर खुद को लिन फुंग की पावर के सामने बहुत छोटा महसूस करता है। लिन फुंग एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है और पूछता है कि क्या उसने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। टीचर, जो अब पूरी तरह से इम्प्रेस्ड और थोड़ा डरा हुआ भी है, उसे भरोसा दिलाता है कि उसने बिना किसी शक के खुद को साबित कर दिया है। असेसमेंट खत्म होने पर टीचर बाहर जाने की तैयारी करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि लिन फुंग उसके पीछे नहीं आ रहा। लिन फुंग उसे हाथ हिलाकर विदा करता है और कहता है कि अब जब उसका नाम साफ हो गया है तो वो थोड़ी देर यहाँ के नज़ारे देखना चाहता है। टीचर पहले बाहर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन लिन फुंग को वार्निंग देता है कि वो वक्त का ध्यान रखे, क्योंकि आधा घंटे में डंजन रीसेट हो जाएगा। अब खाली डंजन के अंदर लिन फुंग उस मरे हुए कोबाल्ट बॉस के पास जाता है। वो नोट करता है कि उसका लेवल अब आखिरकार उसके मकसद के लिए काफ़ी है और वो अपनी रेजरेक्शन स्किल को फिर से टेस्ट करने का फैसला करता है। बॉडी के पास घुटनों के बल बैठकर वो अपनी डार्क नेक्रोमेंसर एनर्जी को चैनल करता है, जिससे उसके चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग कड़कने लगती है। एकदम फोकस्ड चेहरे के साथ वो मरे हुए मॉन्स्टर को उठने का हुक्म देता है। उस लाश से एक डरावनी बैंगनी रोशनी निकलती है और बॉस की सोल एक शक्तिशाली शैडो स्पिरिट के रूप में फिर से तैयार हो जाती है, जो अपने नए मालिक के सामने वफादारी से घुटनों पर गिरती है। कुछ ही देर बाद पोर्टल से कदमों की आवाज आती है और लिन फॉन्ग डंजन से बाहर निकलता है। वो एकदम शांत है और उसे एक खरोंच तक नहीं आई है। बाहर खड़े स्टूडेंट्स की भीड़ उसे देखकर दंग रह जाती है। जिस ग्रुप ने उसके खिलाफ बाजी लगाई थी वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि वे हार चुके हैं। इस डर से कि कहीं लिन फॉन्ग अपनी पिछली बेइज्जती का बदला ना ले, वे सब मिलकर वहां से भागने का फैसला करते हैं। वेरा का जूनियर, जो स्टूडेंट के भेष में वेरा के साथ खड़ा है, फॉर्मली ऐलान करता है कि लिन फॉन्ग ने खुद को साबित कर दिया है और उसे उसके इनाम सौंप देता है, ब्लूप्रिंट वाला स्क्रोल केस और रिसोर्सेस का बैग। लिन फॉन्ग अपना सिर घुमाता है और नोटिस करता है कि उसे चैलेंज करने वाले गायब हैं। वेरा मुस्कुराती है और समझाती है कि जब टीचर ने लिन फॉन्ग की जीत की गवाही दी तो बाजी लगाने वाले स्टूडेंट को समझ आ गया कि वो गलत था, इसलिए वो वादे के मुताबिक सारा सामान छोड़कर शर्म के मारे वहां से भाग गया। लिन फॉन्ग बहुत खुश होता है। वो अपनी जीत का सामान ऊपर उठाता है और खुशी खुशी उसे अपने फार्म के लिए फर्टिलाइजर की एक पूरी हार्वेस्ट यानी फुल हार्वेस्ट कहता है। जब लिन फॉन्ग अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है, वेरा का जूनियर चुपके से उस डंजन फाइट का रिकॉर्डिंग स्टोन उसे थमाता है और सुझाव देता है कि उसे बाद में इस बच्चे की एबिलिटीज को एनालाइज करना चाहिए। दूसरी तरफ एक भारी मुक्का पूरी ताकत के साथ किसी चीज पर पड़ता है। सुनहे एकेडमी के एक ट्रेनिंग रूम के अंदर सीनियर हारू अपना सारा गुस्सा एक पंचिंग बैग पर निकाल रहा है, जिस पर लिन फॉन्ग की फोटो लगी है। सफेद हेडबैंड वाला वो स्टूडेंट डर के मारे पीछे खड़ा है, जबकि हारू एक मामूली किसान से हारने की जिल्लत पर चिल्ला रहा है। हारू बैठता है और अपने चेहरे से पसीना पोंछता है। उसे एहसास होता है कि फिलहाल ना तो ताकत से और ना ही एकेडमी के रूल से लिन फॉन्ग का कुछ बिगाड़ा जा सकता है। हालांकि उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है जब वो सोचता है कि लिन फॉन्ग पूरी तरह से नेचर मैजिक और समन्स पर निर्भर है। वो एक चेले को एक लेटर थमाता है और उसे तुरंत फ्रंट लाइंस पर अपने चाचा के पास भेजने का हुक्म देता है। हारू अपना प्लान समझाता है कि उसके चाचा को नेचर डिपार्टमेंट मेंटोर्स को तुरंत एकेडमी वापस भेजना होगा, जो अभी बैटलफील्ड पर रोटेशन में है। हेडबैंड वाला स्टूडेंट कंफ्यूज दिखता है और पूछता है कि क्या हारू लिन फॉन्ग को दबाने के लिए उन मेंटोर्स का इस्तेमाल करेगा। हारू एक कुटिल मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि करता है और समझाता है कि वे पुराने रूढ़िवादी लोग नेचर मैजिक की शुद्धता को सबसे ऊपर मानते हैं और वे लिन फॉन्ग के इन अजीब और गैर पारंपरिक तरीकों से नफरत करेंगे। इसी बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकेडमी में अपने प्राइवेट रूम के अंदर वेरा बेड पर आराम करते हुए उस फाइट की रिकॉर्डिंग देख रही है। वो एकदम मंत्रमुग्ध है और सोचती है कि लिन फॉन्ग एक मॉन्स्टर है जिसकी नेचर पावर की समझ अब एक नेचुरल इंस्टिंक्ट बन चुकी है। अब उसे और इंतजार नहीं होता और वो भी उन पुराने मॉन्स्टर्स को एकेडमी बुलाने के लिए तुरंत एक लेटर लिखने का फैसला करती है।
एक छोटा पक्षी उसका मैसेज लेकर आसमान में उड़ जाता है। वो एकदम अवाक है और सोचती है कि लिन फोंग का टैलेंट वाकई दुनिया से परे है।